Yeah. 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 बहुत शानदार पूरे
ये स्टेज चुपके तो वीडियो आ रही है बनते कछु तो है बच्चन के हाथ में और ये आईडी कार्ड उड़ा रहे बच्चा जाला में बैठे वही तो होगा जी कॉपी और giant talent
Hello. 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 थोड़ा सा और तेज कीजिए। ठीक है। हेलो। ये से हमें आज से होने वाली दो आलोचना में हम आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको देखने की पूरी कोशिश करेंगे। वो जो आपके आगे आने वाले जीवन के लिए यदि अवार्ड था we शिक्षा साहित्य महाराज जो एक विज्ञान की मुहिम और वैज्ञानिक आज यह आलोचना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी गर्ल्स अवार्डीज उनके पीछे पेरेंट्स जो बैठे हैं, हमारे बॉयज अवार्डीज के पीछे हमारे बैटरी समूह के और
अन्य लोग वहां पर बैठे, उन्हीं जवान जी वैज्ञानिक जिन्होंने नोट बैठे मात्र 23 वर्ष की आयु की आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन के बाद वैराग के पद पर जिन्होंने अपना कदम रख दिया, जीवन में कोई निराशा नहीं थी, न कोई हताशा, स्वेच्छा और अपनी ही प्रेरणा से कल्याण के लिए सशक्त वे संवेदनशील कवि थे, महान साधक थे, महान साहित्यकार थे और एक विचारक। इन्होंने धर्म को विज्ञान की और विज्ञान पर धर्म को किया। आइए इस आयोजना की मंगलमय शुरुआत गुरु नानक श्री विद्यासागर जी महाराज और पूज्य क्षमा सागर जी महाराज के इस मंगलमय चित्र के अनावरण के साथ मैं बहुत आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शकुंतला जैन एवं श्री कुशाल जैन जो कि महासचिव थे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, और इनके साथ ही मैत्री समूह के श्री पी.एन. बैनाला साहब थे जो कि एक देश के जाने मानी उद्योगपति हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूज्य गुरुवर के चित्र का मंगलमय अनावरण के साथ आज की सभा की शुरुआत मैत्री समूह के ही हमारे चंद्र की भैया को लेकर के और माता की उनको लेकर के चित्र अनावरण के लिए यहाँ लेकर के आएंगे। श्री बैनाला और श्रीमती शकुंतला जी और कुशाल जी उस मंगलमय चित्र का अनावरण कर रहे हैं जो डॉक्टर में साक्षात विराजित हैं, जिनकी आशीष से अवार्डी ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में आज से कदम होता है। के साथ चित्र हम देख रहे हैं।
इतना सुंदर वो जो याद है हर बात के बाद एक ऐसे हमारे और उनके जो हमारे मंगलाचरण में जो हमारे सिखाए समाज जो प्रशस्त कर हमारे मार्ग को जो सर्वश्रेष्ठ भावनाओं से भरे हैं और जिनकी भावनाओं से जिनके आशीष से यह सारा जगत मंगलमय हो रहा है। आइए जन्म जैन और कर्ता झांसी के इन सुमधुर कलाकार वार्ता सुनते हैं एक मंगलाचरण मंगल का श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमस्कार। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में
जिस तरह आप अभी इसमें बैठे हैं, हम लोगों ने ये प्रयास 2001 में शुरू किया था ऑलरेडी 22 इसमें तो बहुत लोग ऐसे हैं जो 21 से महाराष्ट्र केवल आपको आगे निकल और शुरू में आजकल लोगों के बाद में हमने कभी टच भी किया 500 प्लस का फिगर भी हमने लेकिन बीच में थोड़ी त्यौहार उत्पन्न हुए थे बल्कि हमारा अभियान महाराष्ट्र आगे और बढ़ेगा और हमें उम्मीद है कि आगे कभी हम 1000 की फिगर पर भी पहुँच पाएंगे। यह एक बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देख ही रहे होंगे जब से आप आए हैं आपको इसी तरीका आपको यहाँ लाने का तरीका और आगे जब तक आप रहेंगे तो
walking, you will be highly impressed to see how we are, I mean, cooperating with you, and we need similar cooperation from you also, you young guys, all young guys. मैं तो बोलने के लिए इतना मेरे को आदत भी नहीं है, और सुमत के लिए मेरे को माइक दे दिया है। बट ये देखिए, अभी तक तो आप तो संस्कार दिए गए थे घर में, सब बच्चे घर में संस्कार होते हैं, लेकिन अभी आप जैन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए दूत बनेगा, यू विल बी रियली एन मैसेंजर, और वो भावना के थ्रू आप लोगों के काम करने की स्टाइल से, रहने की स्टाइल से, चलने की स्टाइल से जाना जाएगा कि आप जैन हैं या अजय हैं। करीब 4 महीने से सुधा सागर जी महाराज के साथ फुल्ली अटैच हूँ, और उनके मोटिवेशनल जो स्पीचेस हैं, मैं कभी कभी कंपेयर करने के लिए बैठ जाता हूँ कि महाराज क्षमा सागर जी महाराज और सुधा सागर जी महाराज की स्पीचेस ऑलमोस्ट सेम है, और अभी भी जो मैं सुन रहा हूँ उसके हिसाब से एक जैन को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है अगर वो अपनी क्रियाओं में हम लोगों के प्रिंसिपल्स जो है उनको अडॉप्ट करें। अगर आप मान लीजिए किसी स्टेशन पे जाके एक छन्ना निकाल के और नल में लगा के पानी पीते हैं, तो जितने भी आपको देखने वाले हैं वो आपसे समझ जाएंगे कि भाई ये और कोई नहीं, ये जैन है। तो ये जैन प्रभावना का एक अंग है जिससे हम लोग जाने जाते हैं। इसी प्रकार से आप कहीं भी ट्रैवल करें, नेशनली इंटरनेशनली, फ्लाइट ट्रेन कहीं भी जाएं, तो आपको मालूम पड़ेगा जैन। तो आपको एक जैन भोजन आप आग्रह करते हैं कि हम जैन भोजन लेंगे, उस तरह से आपको उसमें भी पहचाना जाता है कि भाई ये कोई नहीं, ये भगवान महावीर के अनुयायी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह का आचरण अपने लाइफ में करें, और लाइफ में अब आपको बिगड़ने के भी बहुत सारे साधन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अछूते रहे हैं। मैंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जो IIT है 67 में मैकेनिकल, मैंने भी 1967 में IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास किया था। मैंने अपना उद्योग शुरू किया जो आज काफ़ी बड़े स्केल पे है। मेरे बहुत सारे मौके मिले निकलने के लिए। शुरू में जैसे फर्स्ट ईयर के शुरू के 10 दिन बहुत थी, रैगिंग भी होती थी। हम लोग में पहुंचे, जब हम मैच में पहुंचे तो हमको रात्रि में भोजन मिलने लगा, प्याज मिलती थी। मैंने करीब 10 दिन तक, हम 5-6 लोग थे जिन लोगों ने 10 दिन तक ना तो प्याज वगैरह ना हमने रात्रि में भोजन किया। फॉर्चुनेटली हमारे मैच के डायरेक्टर डॉक्टर O.P. जैन जो सिविल इंजीनियरिंग के उनके पास मैं गया। मैंने रिक्वेस्ट की कि सर या तो आप हमको बोले हम यूनिवर्सिटी छोड़ दें या फिर आपके लिए समय से और ठीक सा भोजन देने की व्यवस्था करें। इमीडिएटली एक उन्होंने हम लोगों की 2 दिन में खाने वालों के लिए अरेंज की थी। तो ऐसा नहीं है, आप प्रयास कहीं भी करें। मैं विश्व के
कुछ ही शहरों को छोड़कर बाकी सब शहरों में घुमा हुआ हूँ, और आप लोगों को मालूम होगा कि कहीं भी इजीली वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है। जैसे चाइना जाएंगे, रशिया जाएंगे। एक उदाहरण सुना देता हूँ, आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे। मैं रशिया में एक मीटिंग में अटेंड कर रहा था। उनको मालूम था जैन है और प्योर वेजिटेरियन है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपके लिए बहुत अच्छा लंच अरेंज कर रहे हैं जिसमें जैन लोगों के भोजन की सारी व्यवस्था है। तो जब टेबल थी, उस टेबल में राउंड में था, रोटेटिंग पोर्शन था, जहाँ उन्होंने सलाद बहुत अच्छी तरह सजा के रखी हुई थी। सलाद में एक मछली थी, मछली को काट के, फिश थी, फिश को काट के उन्होंने उसमें खीरा और ये जो जो आइटम थे हम लोग खाने वो सजा रखे थे। तो मैंने उनको बोला कि ये तो हम मेरे लायक तो नहीं है। बोले मेरे आपके लायक है। अचानक क्या हुआ, वो घूमती हुई कि जो फिश की आंखें थी वो आंखें मेरी आंखों से मिली। तो मैं घबरा गया और मैं वहाँ से उठ गया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने फिर दोबारा से नाली कोक अरेंज किया। कोक मैं उनके गिलास में तो पी नहीं सकता था, तो गिलास तो सारे बिगड़े हुए थे। तब उनको बोला कि बिना खोले हुए आप एक कोक ले आइए, उसको मैं ले लूँगा। तो इस तरह के हजारों उदाहरण हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, आप दृढ़ता रखें और ये मान के चले कि आप जैन धर्म के अनुयायी हैं। और जो जो हम लोगों के लिए, ठीक है आज आप रात्रि का भोजन शायद थोड़ी प्रॉब्लम होगी, प्याज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट वट एवर बेस्ट यू कैन डू, यू मस्ट फॉलो योर रिलीजन। और महाराष्ट्री क्षमा सागर जी जो इस टाइम हम सबके लिए सामने हैं, जो हम लोगों को जिनकी प्रेरणा मिली है, उनका आप स्मरण करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। आप सब लोगों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सब लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक्स। लफ्ज आईने में इन्हें मत उछाल कर चलो, अदब की राह मिली है तो देख ढाल के चलो। मिली है जिंदगी तुम्हें इसी मकसद से कि संभालो खुद को और औरों को भी संभाल के चलो। बेनारा साहब मुनि श्री की उन्हीं बातों को आपके बीच रख रहे थे, क्योंकि मुनि श्री का मानना था कि करियर और कैरेक्टर दोनों ही श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि वो आडंबर और दिखावे को पसंद नहीं करते थे। वे भावनाओं की श्रेष्ठताओं पर जोर देते थे। यंग चैना वर्ल्ड की शुरुआत पूज्य मुनि श्री की प्रेरणा से सन 2001 में शिवपुरी से हुई, और इन 22 वर्षों में हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस समारोह को किया है। भगवान शांतिनाथ के कल्याण स्थान के साथ इस ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में यह आयोजना दूसरी बार हो रही है। आइएगा हम थोड़ा सा देखते हैं कि यंग चैना वर्ल्ड वास्तव में है क्या। आपको दिखाते हैं एक बहुत सुंदर सी डॉक्यूमेंट्री। यंग चैना वर्ल्ड के संदर्भ में आप इस माध्यम से देखिएगा इस आयोजना की एक झलक। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सर तेज नहीं मुझ में, दीपक से जब तक देखोगे अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? मुझको कब तक? दिन भर दीवार पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की, खुले घर की, खेत खान की, हवा की, बरसात की, हर खुश्क की, हर दर की, गुजरती दिन भर रही जो आपकी बढ़ती। उस इबारत के सुनहरे वरक के मनमोह विसु, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़। मुनि श्री क्षमा सागर जी का यही मानना था। हम अगर स्टूडेंट हैं तो बेहतर स्टूडेंट बने, अगर पुत्र हैं तो एक बेहतर पुत्र बने, बेहतर डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एक बेहतर देशवासी और एक बेहतर इंसान बने। निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़े और प्रगति ऐसी जो आत्महित के साथ साथ परहित में हो। प्रगति जो स्वयं के जीवन से शुरू हो और सब दूर निकल जाए, यही वास्तविक प्रतिभा है। ऐसी ही प्रतिभाओं का सम्मान और ऐसी प्रगति के लिए प्रेरणा ही यंग जैना अवार्ड का उद्देश्य है। भगवान महावीर के 26वें दरबार महोत्सव के अवसर पर वर्ष 2001 से यंग जैना अवार्ड की शुरुआत आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य मुनि श्री क्षमा सागर जी की प्रेरणा से हुई। मुनि श्री हर कार्य पूरी दक्षता और श्रेष्ठता से करने में विश्वास रखते थे और बच्चों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देते थे। हमारे लिए हमने जो सुख सुविधा की सामग्री जुटाई है, उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, हमारे शरीर में कुछ टूट फूट हो जाती है तो हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हमारी चेतना कितनी विकृत होकर के निरंतर टूट फूट जाती है, हम कितना बुराइयों से घिर जाते हैं और अपने जीवन को मलिन कर देते हैं, और चेतना निरंतर पतन की तरफ चली जाती है, तो हमारे लिए जरा भी चिंता नहीं होती। शरीर के पतन की तो बहुत चिंता है, शरीर के अस्वस्थ होने की तो बहुत चिंता है, लेकिन चेतना निरंतर पतित होती चली जाती है। चेतना निरंतर अस्वस्थ होती चली जाती है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं आता। हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है कि जो हमें मन, वाणी और शरीर मिला है, जो चेतना हमारी, जिससे हम जानते, देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस चेतना का विकास करें, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपन कहते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखी है, हमारे कितने नंबर आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो कुछ भी अध्ययन है
वो कितना उपयोगी है हमारे अपने जीवन के लिए और हमारे आसपास के परिवेश में, तब हमारे व्यक्तित्व को हम ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील कहे जाएंगे कि हाँ, सचमुच हमने अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न। मुनिश्री स्वयं एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनमें बच्चों, विद्यार्थी एवं उच्च शिक्षा के प्रति गहरा लगाव एवं सम्मान था। वे अपने जीवन में विज्ञान एवं धर्म दोनों को गहराई से जीते थे। मुझे अपना साधु जीवन जितना अच्छा लगता है, मैं आपसे ईमानदारी से कहूं, मेरे अपने एजुकेशन के समय का जीवन भी मुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा है। और इसी वजह से जब फिर से वही माहौल यहाँ देखता हूं तो मुझे लगता है मैं फिर से एक बार और अपने कलीग्स के बीच और फिर आ जाऊं और हम अपने नॉलेज को इसलिए गेन कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि जितने भी 18 कलीग्स हमारे साथ थे, उनने कभी भी, हमें मालूम है कि कोई ऐसी शर्ट नहीं पहनी होगी, कोई ऐसा पैंट नहीं पहना होगा जो दूसरे के हाथ को चुभे। हमारे जब साहब ने ये कहा था कि तुम लोगों ने क्या तय कर लिया है कि इसी तरह कपड़े पहनोगे, हमने कभी तुम लोगों को ऐसे देखा ही नहीं, बस बात सिंपल और सोवर। तो कैसे डिसाइड कर लिया? हम लोगों का ध्यान ही नहीं गया, पढ़ना हमारा लक्ष्य है, बाकी चीजें तो अपने आप क्या करना। इसलिए मुझे वो जीवन भी याद है। अनुशासन, कड़ी मेहनत के साथ बहुआयामी सफलता के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी सफलता जो कि मात्र भौतिक उपलब्धियों तक सीमित न हो। छात्रों को सम्मान एवं स्नेह देने हेतु यंग जैना अवार्ड का आयोजन ऐसी ही प्रेरणा की परिणति है। पुरस्कृत छात्रों हेतु रेलिवेंट छात्रों की गतिविधि आधारित शैली, श्रेष्ठ करियर, भर्ती, व्यावसायिक क्षेत्र, विज्ञान एवं धर्म सिखाता है। एक विद्यार्थी को धर्म के साथ अध्ययन कैसे करना चाहिए, हमने चर्चिंग स्पैरो में बहुत पहली चर्चिंग स्पैरो में इसका आंसर दिया था कि एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ धर्म कितना होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। देखिए, ऐसा है जैसे कि अपन आटे में नमक डालते हैं तो आटे में नमक डालने से स्वाद आ जाता है, ठीक इसी तरह से हमारी पढ़ाई के साथ में आटे में नमक की तरह थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि भी रहनी चाहिए, जिससे कि हमें स्वाद आ जाए। ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो खराब हो जाए, आटा ही खराब हो जाए, उतना ही। लेकिन उस आटे को स्वादिष्ट करने में जैसे नमक जरूरी है डालना, ऐसे ही उस अपनी पढ़ाई को सार्थक करने के लिए धर्म भी जरूरी है। धार्मिक अप्रोच, धार्मिक क्रियाएं कितनी हम कर पाते हैं कि अलग बात है। हमें अपनी पढ़ाई में अगर ये हमारे भीतर है तो धर्म हमारे पास में है। और हमने किया ये नहीं की, जब हमको टाइम मिलेगा तो हम जरूर से वो सब क्रियाएं भी करेंगे, क्योंकि वो सब क्रियाएं भी मेरे लिए भीतर ही जाने के लिए है, उन्हीं उसकी अप्रोच भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये यंग जैना अवार्ड पाने वाले विद्यार्थी अब मैत्री समूह की इकाई है और इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। मुनिश्री क्षमा सागर जी की प्रेरणा से शुरू हुआ ये आयोजन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। यात्रा निरंतर जारी है और नई पीढ़ी से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बना रही है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर
यंग जैन अवार्ड 2023 का अब हम उस पल के करीब हैं जिसकी आप सभी को भी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। आप और आपके पेरेंट्स ने महीनों पहले ये भावना मन में संजोई थी कि एक ऐसा पल आएगा जब हम तीर्थ यात्रा तीर्थ वंदना के साथ एक ऐसे महाकुंभ में शामिल होंगे जहां हमारी काबुलियत को सराहा जाएगा। बच्चों, ये मत मानिएगा कि हम आपको कुछ दे पाएंगे। हम तो सिर्फ आपकी पीठ थपथपाने की एक छोटी सी कोशिश यहां से करेंगे और जिन पलों की आपको बेसब्री से प्रतीक्षा थी वे पल अब हमारे बीच में है। हमने देखा कि 2001 से जिस महोत्सव की शुरुआत शिवपुरी से हुई थी, अब हम हस्तिनापुर में आज 2023 में स्वयं उस पल के साक्षात्कार बनकर के बैठे हैं जो हमारे लिए हैं, हम उसके लिए हैं। तो आइएगा, हम स्वागत करते हैं इस यंग जैन अवार्ड 2023 का। मैं आमंत्रित करता हूं रेशु और सौरभ, जो हमारे पिछले अवार्डी भी रहे और अब इस कार्यक्रम को अंजाम भी कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। सौरभ और रेशु, एक बार जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करिएगा यंग जैन अवार्ड 2023। Respected guests and friends, a warm welcome from Maitri Samud. We all welcome you to Young Gen Award 2023 and we are glad to have you as an honorable guest for next 2 days. इस कार्यक्रम की संकल्पना देने वाले मुनि महासागर जी महाराज आज भले ही हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, पर आज आपको यहाँ देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। And he would have corrected us. You are our guest not just for 2 days, just the beginning of a lifelong journey which we both will cherish together. उन्हीं के आशीष और प्रेरणा के साथ हम शुरुआत करते हैं यंग जैन अवार्ड 2023। मुनिश्री की प्रेरणा से वर्ष 2001 में यंग जैन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। यह अवार्ड युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन की दिशा में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। मुनिश्री हमेशा कहते थे कि हर दिन पहले से बेहतर बनना ही वास्तविक प्रतिभा है। हमें दूसरों को हराने के लिए कोई रेस नहीं लड़नी है, बल्कि हमें हर दिन कल से बेहतर इंसान बनना है। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उससे कुछ बढ़ के सो। Young Gen Award is a small recognition for your hard work and your talent. The main objective of this award is to encourage students to strive for continuous development, to create leaders in art, science, and various other fields who are not just best artisans in their craft, but also are nice human beings. In this hall, we have no doubt that we have all the world-class future leaders, engineers, architects, doctors, or whatever you're going to do. You're going to be the best of the chunk. Do you agree? और आज हम यहाँ 1, 2 या 10 नहीं, लगभग 200 अत्यंत प्रतिभाशाली छात्रों या यूं कहें कि कल के लीडर्स का आतिथ्य और सम्मान करते हुए गौरवान्वित कर रहे हैं। With the blessings of Shri Sabha Sagar Ji Maharaj, this award ceremony started in year 2001 at Shivpuri, Madhya Pradesh, and 2000
हाँ लेकिन 10 मिनट बाद होगा। चलो चलो हेलो वाईफाई भी आ जाएगा कनेक्ट हो रहा है। और ये आगाज था यंग जैन अवार्ड 2023 का, जो एक धमाकेदार एंट्री के साथ यहाँ शुरुआत हुई। और इस यंग जैन अवार्ड के इस प्रथम सत्र में मैं बहुत ही आत्मीयता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान राकेश जी गोदवानी को। उनका जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। Mr. Rakesh Godwani is an adjunct professor at IIM Bangalore. He is the founder of SOME School of Meaningful Experience. He has 16 plus years of experience of Wipro, Intel, Qualcomm, and IIM Bangalore Alumni Association. He is a PE in computer science from NIT Karnataka and PGSEM from IIM Bangalore. He is the popular author of books Plunge, Speak, Find Your True Calling, What to Say and When to Shut Up. He is an avid reader, environmentalist, and yoga practitioner. He has got many books published in his name. Give a big applause to Mr. Rakesh Godwani. और राकेश जी गोदवानी का मंगलमय सम्मान करने के लिए मैं झांसी से आए हुए श्री पदमचंद जी जैन साहब, जयपुर से श्री प्रमोद जी शाह और सुजश मारोरा, पुरी जैन हस्तिनापुर और किशनगढ़ से विजय जैन को बहुत ही आत्मीयता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। वे माननीय श्री राकेश जी गोदवानी जी का स्वागत करें। झांसी के ही हमारे यंग जैन और कृष्णा के राजेंद्र जी जैन और उज्जैन से राकेश जी, आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। इस इंस्ट्रक्शन के साथ हम चिनाले में बैठे हैं। अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी बाहर जाकर पी लें। मैं ये भी आपको ट्रेन करता हूँ कि मोबाइल का यूज आप यहाँ पर बंद करिएगा। हर सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस सेशन पर आधारित हमारी एक क्विज, वहाँ उस क्विज को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। सेशन के बाद होने वाले क्विज को, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनें। पानी इस हॉल में न पिए, क्योंकि हम
किनारे के अंदर बैठे। एक बार और करतल ध्वनि से सम्मान करते हैं माननीय श्री राकेश जी कोतवाली। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। IIM बेंगलुरु से राकेश जी कोतवाली आपसे रूबरू होंगे। और मैं मानकर जब रहा हूँ कि आपको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आपके आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी होगा। ये तो दिया रहा है ये Seriously, Jasit. Young Jenna Award bodies. So grateful for this honor all of you have given me. Honestly, मुझे इतना मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप लोग सब प्यार और इतना प्यार और सम्मान देते हैं। शायद मुझे घर पे अगर ऐसा प्यार सम्मान मिले तो बड़ा मजा आएगा। वहाँ पे तो कोई सुनता ही नहीं है मेरे को। और यहाँ पे आप लोग सब बैठे हैं कि मैं कुछ बोलूं और आप सुने। मेरा बेटा तो बोलता है कि पापा चुप ही रहो तो अच्छा है। एक बार ये पैंडेमिक का टाइम था तो सब बच्चे हम लोग सब एक साथ बैठे थे और डिप्रेशन किसी से बात करने को नहीं और उठता। तो I saw my son very sad. First year कॉलेज चल रहा था ऑनलाइन। तो मैंने उसको कहा कि यार तू बहुत उदास लग रहा है कि चल तो थोड़ा वॉक करता हूँ और फिर मैं लेक्चर देता हूँ। तो बोलता नहीं पापा आपका लेक्चर मैं नहीं सुन पाऊंगा। तो मैंने कहा यार वो मुझे दूर दूर से बुलाते हैं ताकि मेरे को सुने, मेरे को पैसे देते हैं, इज्जत देते हैं। तो बोलता है पापा मैं आपको डबल पैसे दूंगा, आप चुप हो जाओ। So thank you very much. I must also tell you मेरा परिवार मेरे को बहुत पुल करता रहता है इस इशू पे। बेटा ऐसे बोलता है and I must tell you मेरी सासू माँ, मेरा एक वीडियो है YouTube पे जो काफी पॉपुलर है, कुछ मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और मैं आपको उसका सीक्रेट बताता हूँ कि उसके मिलियन व्यूज कैसे हैं। मेरी सासू माँ हिंदी नहीं समझती, इंग्लिश नहीं समझती है, पर मेरा लेक्चर सुबह से शाम तक देखती है। तो मैंने एक बार मेरी वाइफ से पूछा कि मम्मी मेरा लेक्चर सुबह से शाम क्यों देखती रहती है, उनको समझ में आता नहीं है। तो मैं मम्मी को पूछा, मेरी वाइफ साथ में बैठी ट्रांसलेट करने के लिए। मेरी मम्मी ने ट्रांसलेट करके बोला कि बेटा तेरी आवाज सुन के नींद बहुत अच्छी है। तो आप सोइएगा नहीं, I'll try my best कि मैं जगा के रखूं आपको। But once again, आलोक जी, देशु जी, मैं आपको बैंगलोर से जानता हूँ। एक बार पहले भी आया था मैं और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आ गया हस्तिनापुर में यंग जेना अवार्ड 2023 का एक अंश। थैंक यू वेरी मच once again. मैं अगले 40-50 मिनट में आपसे कुछ आइडियाज शेयर करना चाहता हूँ और मैं बैठना इसलिए चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा एनर्जी बनी रहे, फिर मैं और भी उठूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा उसको और मैं इंगेज करना चाहता हूँ बिकॉज द टाइम्स हम सब जी रहे हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड।
आप लोग, you have an amazing future, but I must give you a picture problem. और उसके अंदर ये वर्ड लीडरशिप जो है, मैं उसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करना चाहता हूँ ताकि आप लोग उससे कुछ पिकअप करें and then we have a chat. And then you can ask me some questions. मैं आपके सामने 5 numbers पेश करूँ, 5 numbers. And you have to guess ये numbers क्या हैं. पहला नंबर 10 बिलियन. बताइए क्या है 10 बिलियन? Anyone? बता 10 बिलियन क्या हो सकता है? सोचिए. 10 बिलियन. No wrong answers, don't worry. कुछ भी दिमाग में आएगा बताइए. Number of stars. No. Population. Very good. Population of the planet by 25. इसको याद रखिएगा. This population will increase. Today we are at about 8 billion, you know that, right? And we will become 10 billion in the next 30 years. The world will become very populated, which means more opportunities, more challenges, less resources. So that's the first number, 10 billion. याद रहेगा ना आप लोगों को? मैं क्विज करूँगा. Second number, 100, 100. क्या हो सकता है? सोचिए. 100. हम लोग आशीर्वाद देते हैं 100 साल जियोगे. मेरे ख्याल से इस रूम में there will be at least 10 of you जो 100 साल क्रॉस करते हैं. That is a fact. The life expectancy is improving. हम लोग गंदी जिंदगी जिएंगे ये पता है, लेकिन जिएंगे. So all of you in this room और आपके बच्चे 100 साल से ज़्यादा जिए, which is very scary. Because the third number is even more important. 100 साल हम लोग जिएंगे, and the next number is 70. 70 क्या हो सकता है? हाँ? Sorry? Health life. Yes. Life. कुछ और बोलिए. Disease life. No. Average age. No. Somebody at the back. Productive life. Very good. अगर हम लोग 100 साल जिएंगे, उसमें से 70 साल प्रोडक्टिव लाइफ, हम लोग काम कर सकते हैं. हम लोग, मैं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा. From the day you graduate, 21, 22, you have 70 years in front of you to be productive. मुझे इस नंबर से बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम and the work-life balance is designed for 25 to 40 years, which is bad. And I want you to know कि आप लोग 70 साल तक productive हो after graduation, and we'll connect the dots. The fourth number, 5. What is 5? Sorry? Go ahead, बोलिए कुछ. Elements. Good answer, but not the answer I was looking for. Connected to 175. And the rest party. Hard work will always be there. I'll talk more about it. 5 years of hard work. I think it will be 70, 80 years of hard work. Hard work to जाने वाला है. Sorry? Senses. Good answer, but not what I was looking for. I'll give you the answer. Sorry? Say that again. Anima. Childhood. 5 childhoods. Very interesting answer. 5 बार बच्चे बनेंगे. बीच में जाके. I like that. I'll give you the answer. You will shift your careers at least 5 times.
आप 21 साल में शायद बीएससी इंजीनियर बन के निकलोगे, शिफ्ट करोगे कुछ और बन जाओगे, शिफ्ट करोगे कुछ और बन जाओगे, शायद 40 साल की उम्र में आप लॉयर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, पोएट्री करोगे, एक्टिंग करोगे, 60 इयर्स की उम्र में कुछ और करोगे. You will shift your careers at least 5 times. And I'll tell you about me. This is my 4th career shift. I was an engineer, became a manager, sales marketing. मैं टीचर बना 15 साल पहले और आज एंकर बना. तो 4 शिफ्ट हो चुके हैं. और अभी थैंक यू. अभी और भी बहुत साल बाकी है. एक डायलॉग का पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. That's what I want to know. So you will shift your careers 5 times. Last number. Before I go to the last number, let me quiz you the 4 numbers. What are the first number I told you? Last number is my favorite. मुझे बहुत अच्छा लगता है. 3. Sorry? Family members. आजकल बहुत सारे हो रहे हैं. What 10 billion remember? I know, but नहीं हो रही है. Public को लगी है. बहुत टाइम है आजकल लोगों के पास. So may not be. And research has shown that 1 child per family was not a great policy in China. People want. Yeah, that may happen. But no, 3. Nothing to do with family. Sorry? Stages of life. That will go to 5. I'll give you a hint. The first hint is moon. The second is Mars. Third is Earth. इस रूम में एटलीस्ट few of you will go and live there. आपके पेरेंट्स बोलेंगे जब बात करते हैं ना, कहाँ जा रहे हो सर? मार्स जा रहा हूं. बिटिया वहां पे आ. जैसे आजकल बोलते हैं ना कि बिटिया बम्बई में है, बैंगलोर में है, अमेरिका में है. You will go there. And if you don't know this, this is the fact. आज की तारीख में मून पे कॉलोनीज बसने का प्लान शुरू हो गया है. मार्स पे काम शुरू हो गया है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम शुरू हो गया है. मैं पिछले हफ्ते इसरो में था एंड दे आर टॉकिंग अबाउट पुटिंग अ मैन ऑन मून इन द नेक्स्ट 25 years. हो सकता है कि यू इन दिस रूम यंग जेना अवार्ड, हो सकता है कि आज से 50 साल बाद यंग जेना 2073 कहाँ पे होगा? मून पे. It will be cool, right? I hope I'm alive to see that day, but this is possible. So my dear young leaders, ये है आज का दृश्य. Now, if this is the reality of today, उसमें आपका क्या रोल है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा. What is leadership? आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब क्वेश्चंस बहुत जरूरी है. एंड आई मस्ट टेल यू कि इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी. एंड इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स टू आवर कंट्री डूइंग वेरी वेल, वी नाउ आर पॉइज्ड टू ग्रेटनेस. बट दैट ग्रेटनेस विल कम ओनली व्हेन आप आगे बढ़ो. यू आर द फ्यूचर. And people like me who are teachers have only one job, कि हम आपको उत्साह दें, हम आपको कॉन्फिडेंस दें, हम आपको सपोर्ट करें. बट अगर आपके ख्वाब छोटे होंगे तो शायद हम लोग ये नहीं कर पाएंगे. तो ड्रीम बिग. So today I'm going to tell you a few stories, and the stories are from history. मैं आपको आज से 150 साल पहले एक स्टोरी सुनाऊंगा. टाइम हुआ तो 100 साल पुरानी भी सुनाऊंगा. और उसमें हम लोग कुछ लीडरशिप के लेसन सीखें. इज दिस ओके? बट बिफोर दैट आई वांट टू रीड आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बुक. मैं ये बुक लेके आया था. दिस इज अ वेरी नाइस ग्राफिक बुक बाय केविन हॉन्ग हैन एंड दिस इज कॉल्ड ज़ेन पेंसिल्स. मैं उसमें से एक चैप्टर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ.
इस चैप्टर का नाम है 11 ways to be unremarkably average. Is there anybody in this room who wants to be unremarkably average? We want to be remarkable, right? So here is the chapter that says 11 ways to be unremarkably average. Number 1, accept what people tell you and face value. Number 2, don't question authority. If you want to be unremarkably average, don't question authority. Number 3, go to a college because you're supposed to, not because you want to learn something. Number 4, sit at a desk for hours for an average of 10 hours of productive work. Number 5, go overseas once or twice in your life, always to somewhere safe and easy. Number 6, get the largest mortgage you qualify for and spend 30 years paying for it. Number 7, don't try to learn another language. Everyone else will eventually learn English. Number 8, think about writing a book but never do it. Number 9, think about starting your own career or starting your own business but never do it. Number 10, don't stand out or draw attention to yourself. Last, jump through the hoops, check the boxes, and one day when you die, there will be a message on your grave that says, "Here lies a remarkably average." Now, the reason I found this very exciting, if you look at the kind of careers we are saying, वहाँ पे यही सब चल रहा है. College job, फिर job, loan, और सब कुछ. So I'm going to tell you a story where you can think of remarkable. Leaders are remarkable people. And the story I'm going to tell you is from 1902. आपको पता है कि there is a mosquito which we know that spreads malaria. What is the name of that mosquito? You all know, Anopheles. Right? But do you know who discovered it? I'm going to tell you the story of that. उस इंसान का नाम था Dr. Ronald Ross. And why is this story important? He got the Nobel Prize in 1902. And do you know where he discovered this? Any guesses? It was in India's Sikandrabad. Sikandrabad में उन्होंने ये discover किया. So I'll tell you the story of Ronald Ross. Ronald Ross was a doctor. He was stationed in Sikandrabad. बहुत सारे मलेरिया के केसेस, काला असर, येलो फीवर. In a year, इंडिया में कम से कम 5 लोग suffer from malaria. 5 lakh लोग, 5 lakhs. And worldwide, more than few lakhs of people would die just because of it. और मलेरिया की एक थ्योरी थी. वो थ्योरी क्या थी कि कुछ गंदी हवा, बैड एयर, मल एरिया, एंड वो एयर में जर्म्स होंगे और उस जर्म से हम बीमार होंगे. बट डॉक्टर रोनाल्ड रॉस सेड कि दिस थ्योरी इज रॉन्ग बिकॉज मैं भी सांस ले रहा हूँ, मुझे नहीं होना. एंड व्हेन यू लुक एट दोस एरियाज जहाँ पे गंदी एयर है, देयर इज अ रीजन व्हाई द गंदी एयर कम्स. इट कम्स फ्रॉम द मार्शेस, कीचड़. तो उन्होंने कहा कि शायद कीचड़ में कुछ प्रॉब्लम होगा, उससे मलेरिया फैलता है. बट नोबडी अग्रीड विद हिम. लोगों ने उनके ऊपर हंसी मारी, उनको जो रिसर्च सर्कल था बाहर निकाल दिया गया. बट ही सेड कि नहीं, मैं रिसर्च करूँ. तो ऑन हिज मनी ही हैड अ स्मॉल माइक्रोस्कोप. उन्होंने क्या किया, कीचड़ से ही स्टार्टेड टू ऑब्जर्व. वहाँ पे मच्छर मिले, तो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द मच्छर and he started to dissect them. And after about 7 years of work, he found out the mosquito carried that germ, which is Anopheles.
And in that journey of 7 years, he was reprimanded, he was punished, he was demoted. उनको कुछ पैसे नहीं मिले, उनके पास पैसे बचे भी नहीं थे कि वो अपने परिवार को लेकर वापस इंग्लैंड जाए. He went through personal tragedies, personal miseries. He was shunted from Secunderabad to Udaipur, Khairwala. वहाँ पे गए, वहाँ से आसाम गए, फिर वापस बैंगलोर आए. And in that whole 7 years, there were only 3 scientists who supported. Only 3. And together they published the paper which became the foundation of malarial parasite spread by Anopheles mosquito. उस पब्लिश पेपर को पब्लिश किया गया, तब जाके द एंटायर मेडिकल इंडस्ट्री सडनली वोक अप कि अरे अगर मच्छर कर रहे हैं तो लेट्स किल द मस्किटो. And you must have all read this famous sentence, he put some oil in the water, right? This comes from that paper. So they started putting oil in that water, they started putting machardani, and very soon malarial cases all around India reduced from 5 lakh to 0, just because of this problem. Now, why am I telling you this story? Is people like Ronald Ross have something very interesting that I want you to know. The first is, वो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, देखते हैं हर चीज़. हम लोग आजकल सेलफोन को बहुत देखते हैं, which is not wrong, मैं भी देखता हूँ. But if we are not curious, if we don't ask questions, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग अपनी लाइफ को आगे नहीं कर. You remember I told you 11 ways of living an unremarkable life. I think the first way to live a remarkable life is be very curious. And curiosity is nothing but asking questions, knowing what the answer is, digging, researching, and going down this path. So my first request to you to become leaders is be very, very curious. The second request is, people like Ronald Ross are very creative. Ronald Ross के 1902 में एक प्रॉब्लम था. How does he know कि कौन सा मस्किटो प्रॉब्लम देता है? क्योंकि many kinds of mosquitoes, और उस समय Google और Instagram and all these things were not there. So he started to really collect different mosquitoes and finally reduced the list from 20 to 8. Imagine the kind of work he did, and that comes from creativity. There was a very interesting article in his research that how does he do this? So he had lots of people he had hired, and they would collect mosquitoes. In fact, he would give money to them. So if you collect more mosquitoes, you'll get more money. And then he would collect these mosquitoes in jars, then he would dissect them, and that's how he went forward. Very creative people. People like Ronald Ross are remarkable people, and they get Nobel Prize. So are you with me that remember, if you want to become leaders, what are the 2 C's you must have? The first is, second, and all of you should invest time in that. Now let me tell you the next story. The next story is from 1865. Have you heard about Florence Nightingale? Anyone? Florence Nightingale? Who's Florence Nightingale? The first lady who acted as a nurse or doctor. Not really. She was not the first lady. But nurse is right. Anybody else? She was given the highest honor because of the role she played in the Crimean War, which was in hospitals as a nurse. So your answer is partly right. We would remember her as Lady with the Lamp. Now I must tell you, and there are many girls there, you should know this. In 1850s and 1840s, girls could not study medicine. This is a fact. Till about 1920s. Thanks to a lot of changes, which is slow, and I'm shocked that our world has these problems, but nevertheless, now things are a lot better. Florence Nightingale wanted to be a doctor, but she could not, because in those days, girls could not become doctors. Only boys could become doctors, which is appalling.
boys and girls are equal. So what happened was, she said, okay, if I can't become a doctor, I still want to help people. So मैं कैसे करूँगी? Nurse बनकर. And she studied mathematics but became a nurse. So when the war happened, she was sent to Turkey in a small little place called Scutari. और वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, बड़ा एक गंदा सा हॉस्पिटल. वहाँ की वॉल्स टूट रही थी, पानी नहीं था, सारे सोल्जर्स वर इन देयर ओन dirt. It was horrible. So she started to clean the place herself, and her nurses started to help. Then she goes to the superintendent and she said कि सर इतनी सारी गंदगी है, इतने सारे लोग हम लोग केयर नहीं कर पा रहे, वो मर रहे हैं. अगर हम लोग क्लीन कर देंगे तो death will come. So the superintendent from that said कि मैडम ये क्या बकवास कर रहे हो आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करो, हम बाहर निकाल दो. So Florence Nightingale started to collect data. She sat down and she made 3 columns. Column 1, soldiers dying from basic diseases. Column 2, soldiers dying from terrible diseases. And column 3, miscellaneous. And she found out that the soldiers dying from basic diseases is still very high. Again she went, again medical superintendent behind. Third time, she drew a diagram with her hand. Do you all have your cell phones with you right now? All of you open your cell phones and Google carefully Florence Nightingale rose diagram. You can share with each other if you don't have that cell phone. You can share. And raise your hand if you see a diagram which is like a rose diagram. Florence Nightingale rose diagram. Rose, gulab. Just make sure safe search is on. Sometimes you get bad hands. Raise your hand if you've got some images, like a diagram. You got it? Very good. Very nice. She drew this from her own hand. This was the first data visualization chart on the world. The Florence Nightingale, who was a nurse, is also the first data scientist of it. And that is very remarkable. So when she drew this diagram, the medical superintendent asked her, very itne sare log ban rahe hain hamare hospital mein? And she said yes. Then the superintendent took her to all hospitals. She made a presentation to the queen and the king. And all the budgets of cleaning up the hospitals were allocated to Florence. So the lesson we learn from people like Florence Nightingale is very simple. One, you have to be confident to go to your boss and talk about it, which I think many of us don't. And number 2, you have to communicate. You have to give a presentation, you have to stand up, you have to explain things, and you have to communicate. And that's why these leaders are very remarkable. So what are the 2 qualities Florence Nightingale teaches us on leadership? Confidence and commitment. Now my last story, and then I'll pause and then take the questions. Third story is 1914, Antarctica. There's a ship which is going to the Antarctic pole. The ship's name is Endurance. And the captain of the ship is called Ernest Shackleton. It's a true story. Now when you are going to the South Pole, it's very cold. सब तरफ बर्फ ही बर्फ. और उस समय के शिप कैसे बनते थे? वुड के बनते. तो स्टील वाज एक्सपेंसिव. टेक्नोलॉजी नहीं थी कि स्टील के शिप्स बने. तो वुडन शिप. एंड इट वाज ट्रैवलिंग. और वो जो ओशन था वो ठंडा होता गया और बिल्कुल जम गया. This ship was stuck in the ice. Imagine you are in that ship. दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ ice. And you know the property of ice, right? When ice starts to become colder and colder, it becomes more denser. Laws of physics. Now you're a wooden ship. अगर हर तरफ से ice will crush you, what will happen to the ship? Who there? So these people on the ship, they were
really facing death. And this is a true story. For 8 months, they stayed on that ship, waiting for someone to help them. Throughout there was ice, it became worse. So what does Ernest Shackleton do? So he gets all his people to play games on the ship. He motivates them, he talks to them, he gives them jobs, he gives them time to clean up the ship ताकि उनका दिमाग खाली ना रहे। क्योंकि अगर दिमाग खाली रहेगा तो क्या होगा? इस पे कितना इस पे भी कितना अरे नो तो फाइनल बोलो बस So they stayed on ice for another 4 months. 10 They ate whatever fish and other things they could. ऑप्शन Now ए the situation is very bad. So Ernest Shackleton decides to travel on 2 boats. And the nearest island was some 100 miles away. The ocean was very bad, but he makes that journey with his 3 people. And there's an island he goes called the Elephant Island. वहाँ पे जाके he calls for help. और कुछ एक वहाँ पे लोग थे तो बोला कि शिप को मेरे को शिप में वापस आया he didn't even rest. Came back and saved all his crew members and brought them back. And if you want to Google the story, you can all look at it and write this down. Ernest Shackleton, the story of endurance. YouTube पे मिल जाएगा. National Geographic का एक बहुत अच्छा 26 minutes का video. And it's a movie also about it. Now, what does this story teach you? This story teaches us 2 more C's. The first is, you will never be alone. You'll always have to collaborate. Please collaborate. One of the biggest problems our generation has is that you're collaborating on social media. That is not collaboration. And that's a big problem we have to start talking about. And the last is competence. That at some point of time, competence मतलब सक्षमता, कुछ करने की skills. And I want all of you to have that. So what are the last 2 C's Ernest Shackleton teaches us? Competence and collaboration. And what were the first 4? Curiosity, creativity, confidence, communication. So these are the 6 C's of leadership. So what I'll do is I'll summarize and then I'll take up. If you want to become great leaders, I'll read out some of my messages. Feel free to now engage with me and ask questions. The first thing you must do is that all of you will see problems in front of you. You have to identify them. I think we are going through a serious problem of water shortage, air pollution, global warming, sustainability issues, wars. Are you aware of what's happening around the world? It's terrible. And you all have to solve these problems. So please identify them. And once you identify these problems, my second message is make sure that you seize the opportunity to solve it. Nobody is going to invite you. You have to make it happen. If you're expecting कि कोई आएगा और आपसे बोलेगा कि यार ये water problem solve करने, कोई नहीं करना, किसी के पास time नहीं. You have to feel that the problem was solved. Third, you have to learn the art of failing. I spend a lot of time with students, and one of the biggest problems of students and working professionals, entrepreneurs, is that they are not ready to fail. सबको success चाहिए. सबको LinkedIn पे लिखना है कि I've been selected. And then आजकल LinkedIn पे हर चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है. I want to tell all of you that never give up and all that 3-4 points, very toxic success. I think we should stop that. I think it's very difficult to survive, and the more you fail, the better. So please learn to fail. Then you need to remember a word that we have forgotten in our country.
This word in Hindi is called mehnat. सुना है कभी? Shram. I think we all have to go back to mehnat, shram. If you look at all the three stories I told you, Florence Nightingale, Ernest Shackleton, and Ronald Ross, brutal time they went through. Ronald Ross used to work in a lab which was 40 degrees, 27 to 40 degrees in those days, Hyderabad. When you are looking down a microscope, you can't use a fan because the tissue gets damaged. So imagine wearing a lab coat, bent from a microscope, and sweat coming from your forehead, and you have to do it 4 hours a day. Not easy. And you have to do it for 7 years or so. So, mehnat, and this is something I request you to take very seriously. Most important point from the three people is document the stories. How many of you blog and write something? Raise your hand. Just 3, 4 of you. Please start writing. All of you, please write your books, please write your documents. All these people wrote down their stories, which is very, very important. Stick to your values. In this journey, बहुत लोग आपको मजाक भी उड़ाएंगे और बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, but if you have good values, I think you become great leader. And last is show results. At some point of time, effort भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन results भी, and results need to be measured. So you need to start demonstrating that. So my purpose of coming here is to again reiterate the most important message that you all have a great future ahead of you. It's going to be very competitive. And if you want to become great leaders and have good careers, then my suggestion is to follow the 6C framework and do all of these things that we try. Does this make sense, everyone? So I'll stop talking now. This is where you can ask me any questions. We still have some time, plenty of time, and then let's engage with questions. Come on, ask me any questions. Yes, sir. Yeah, you can. I believe that hard work is not enough. With hard work, you have to do smart work also. So let's look at it from a perspective. Very good point. Hard work is important, but smart work is also important. But उस sentence को बोलने के लिए थोड़ा सा perspective चाहिए. I think that you are at very foundational levels of your career. I think smart work will come later. What is important is smart work, which is the habit of sitting down and doing. And you are at 2021. Smart work comes when you have done enough of hard work and you have to efficiently use your time. I'll give you another perspective. आपने एक पिक्चर देखी होगी Apollo 13. Have you seen Apollo 13? How many of you have not seen Apollo 13? Homework to all of you. Watch Apollo 13. I'll give you lots of movie names. Very good movie. So time is a very critical factor. Apollo 13 is the story of astronauts stuck in the space. True story. Now their hard work is not important. What is important there? क्योंकि सर्वाइवल करने के लिए मेहनत भी चाहिए, लेकिन स्मार्ट मेहनत चाहिए, वरना वापस नहीं आएगा. So you have to then put those things in perspective. The hard work भी करो, smart work भी करो, लेकिन what is important is you need to make sure that you learn something out of it and you are capable of doing it. Otherwise, what will happen is that you invest a lot of time and we feel something which is an emotion that after all the hard work and we don't get results, what do we feel? What do we feel when we work very hard and don't get results? Huh? Rejected, demotivated. Don't you feel sad also? Don't you also feel hungry? इतना काम करता हूँ मैं उसको मिल जाता है
What is that feeling उसको मिल जाता है? Jealousy. Right? So I want to talk about these feelings. That your generation needs to talk about feelings more. I know it is not easy to see someone else getting more marks. It hurts. You know, there was this movie, 3 Idiots. 3 Idiots, you देखिए? Anybody who's not seen 3 Idiots? Thank God. Otherwise, I would have walked by. It was shot at IIM Bangalore and I saw the whole thing. 3 Idiots was that story. There was a scene in 3 Idiots that the worst feeling is to see your best friend come first. Oh, everybody said, ah. So that's why we don't like hard work. That's why we say smart work. But I want to put things in perspective that unless we understand emotions, unless we understand all these things, we won't understand hard work. Hard work के साथ एक और problem आती है. There's an emotion that starts with P. We don't like it. Sorry? Not perseverance. P for Pondicherry. That is P for Pondicherry. I'm looking for P for Pondicherry. A word that starts with P for Pondicherry. Hard work हम लोग नहीं करना चाहते because of P. Somebody at the back also, you said it right. Somebody at the back. Boredom. Very good, sir. Very nice. Boredom. बहुत बोर लगता है, right? Option A, Netflix. Option B, sit down for 4 hours and work hard. No points in guessing. So you need to start making boredom as your friend. You need to start enjoying the process. You need to start becoming better at it. That's what hard work is. Does that make sense? Whoever asked that question? Okay, excellent. Ask more questions. Very good question. Questions? Yeah. There we go. First of all, very thanks to you to have such a great session. Now coming to question. My question is, as you said, confidence, and then you said learn the art of failure. I have to connect these two. How to be confident even after failing? Because that is the worst situation. I have confidence, but if I fail once or twice, then the confidence goes down and we become underconfident. Very good question. So, brilliant. So, I'll give you a simple framework. Confidence has 2 important points. हम लोग कब बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ जब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, राइट? मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. I feel good about myself. And the next is even more deeper feeling, which gives us self-confidence, which was there in a movie called Jab We Met. Have you seen Jab We Met? How many of you have not seen Jab We Met? Okay, I expected boys and very typical gender issue. No, it's a great movie for boys also. Brilliant movie. I must tell you, Jab We Met is one of the finest Indian movies ever made. If you look at Indian movies, what was the Indian movie? One hero. Usually from poor family. But everything is fine. उसकी body भी अच्छी है, looks भी बड़े अच्छे हैं, 5-6 लोगों को मार पीट देता है. And what is the role of the girl? कि गुंडे हमेशा पीछे पड़ जाएंगे और वो हीरो बचाएगा. And all is well. That nature. This is Indian movie. So a man is shown as the winner. The woman is shown as a person has to be protected by the man. Now, Jab We Met turned the entire equation. How was Shahid Kapoor shown in the movie? A loser. Would you agree with that? Not a typical Indian movie, right? How does a hero enter an Indian movie? Mara Peetni karta hai. Ekdam band baja. Shahid Kapoor was shown as very lifelong. And then he goes into a train and he meets an amazing confident woman called Keith. And he
Heat is like blood जलती है किसी से. She is full of life and it's a hilarious movie. If you have not watched it, please watch it. Now let's come to the question. Confidence. Heat has something that Shahid Kapoor did not have in that movie, which is connected to confidence. What is that? Self-confidence is to support people's self-confidence. Sorry? Love. Love creates this. Very good answer. That sentence, yes. So I'll give you a hint. Self-confidence and self, the word starts with E for elephant. Self-esteem. People who say, मैं अपनी favorite हूँ, I like myself, I have good self-esteem. What happens when we feel rejected? What do we say to ourselves? मैं ये भी नहीं कर सकता, इतना भी नहीं हुआ मेरे से. So our self-esteem goes down, and then our society is the best society. मान लो हम rejected है, शाम को सारे अंकल आंटी घर पहुंच जाए, क्या हुआ? नहीं हुआ आपके बेटे का, फेल हो गया. So that process makes us go further down. Our society has a strange way of coping with failure, which is hurt each other. इतना मारना मारो. So what happens to the child? Self-esteem goes down. So that's why we don't like rejections in India. That's why आप लोग जब फेल होते हो, घर में मातम बन जाता है. We should change that. This is where there's a nice movie called Dil Wale Dulhaniya Le Gaye. Have you seen that movie? उसमें शाहरुख खान खेल रहा था. What was the attitude of his father upon the end? They were party. Let's party. बच्चा फेल हुआ. ये तो बनती है. It's a very nice way of doing. So let's come back to the question. Confidence will fall when rejections happen. My request to you is celebrate it. Let's talk about it. Let's not feel bad about it. The more we fail, the more self-confidence goes. Now there is a reason. The self-confidence goes down because people start saying we are bad. We start saying we are bad. And something in our life increases. The word starts with self, and the second word starts with the letter T. T for telling. Self-doubt. So now comes the mathematical form. High rejection, high self-doubt. Low self-confidence. So now if I start fixing my self-confidence, the self-doubt will reduce and I'll be able to handle it. So here are 3 tips for you to handle self-confidence. The first is, this is where you need very good friends who don't criticize. Or maybe mother, father, who really let you be at that time. You need a support system. Second is you must change your attitude towards self-doubt. That avoid self-criticism. Don't beat yourself. अब फेल हो गए ठीक है, don't beat yourself. हम लोग क्या करते हैं? हम मारते हैं. Don't you agree with that? Room में बंद करके we start going in that convey thoughts and that sort of thing. To avoid self-criticism. And you need to have better coping mechanism. And one is sports, second is music. Start with that. And the fourth is have people who talk about it. So that's where your support system is. So your self-confidence will keep going up. I must question all of you. In the 70 years I told you, the number of successful days would be probably 70 max. Like 1 a year. The remaining 364 days, full of potential. So will you stop living your life and prepare? So just like how you prepare for exams, prepare for failure. Every day. There's a good YouTube video, TED Talk, called 100 Ways of Rejection, by YJA. Jiang. Very nice. He teaches us how to fail 100 times. जब हम लोग 100 बार कूदेंगे,
We'll become experts, right? Olympics gymnast. You want to jump 100 times. So you fail 100 times. So you'll become an expert in failing. And that's how your self-doubt surfaces. Does that make sense? Good, great question. There was a question here. Yeah. Go ahead. Keep going. Hello, sir. First of all, it was my honor to hear from you, sir. Now, coming to the question. In the first question, you answered that those words stick with you. The word enjoy the process. Enjoy the process. Sometimes in life, in my life also, we're not aware where the process will take us. Okay. Sometimes we see darkness and light. How to overcome that fear of darkness and enjoy the process. Don't when we are afraid of failure, as you said, we are afraid of failure. How to not concentrate on the result, rather enjoy the process. Please give some tips on that. Very good question. So this connects with a very larger question that how do leaders like, let's say, Tendulkar, Hussain, Mother Teresa, Malala, imagine, how do they handle failures? The answer is not that they are any different than you and me, but the reason is that they have chosen a job which they love. When you connect your entire focus to a job that you love, you enjoy it. I'll explain this. My first job was engineering computers. I hated it. क्यों बना इंजीनियर, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, बाद में कभी टाइम मिलेगा सुनाऊंगा। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, ब्रदर भाभी डॉक्टर हैं, उनको देख देख के मुझे डॉक्टरों से नफरत होने लगी। तो मेरा करियर डिसीजन किया डॉक्टर बनना नहीं है, कॉमर्स समझ में आती नहीं है, तो बचा क्या, मैथ। अब मैथ ले लिया, अब एक ही चीज कर सकते हो इंडिया में, इंजीनियर बन जाओ। चलो ठीक है, इंजीनियर बन गया, क्यों कंप्यूटर इंजीनियर क्यों करी, स्टोरी अबाउट दैट। राइट सेक्टर क्वेश्चन। उस समय जुरासिक पार्क करके पिक्चर आई 1992 मैंने देखी, और बाय नाउ यू वुड रियलाइज कि मैं पिक्चरों से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। तो आई सॉ कि यार डायनासोर भाग रहे हैं दो बच्चों के पीछे, और वो बच्चे किसी रूम में जाते हैं, वहां पे कंप्यूटर, और उस लड़की ने कुछ खट किया और बोली यूनिक्स सिस्टम। देखा यार ये सीखना चाहिए। तो मैंने सोचा कंप्यूटर में ये सिखाते होंगे, तो मैंने कंप्यूटर ले ली। वहाँ पे तो कुछ नहीं सिखाया ऐसा, कैसे दरवाजे बंद करते हैं, कुछ बकवास नहीं। विप्रो में जॉब लग गई, so I was very demotivated. But on weekends, I started to teach people how to speak, and I started to help them. I started to enjoy. So मेरे पास दो जॉब थे, Monday to Friday, coding, technology, and I'm pretty good technology guy. But on weekends, I was a teacher. Weekends पे मेरे को बहुत अच्छा लगता था, because I was doing something I loved. I enjoyed the process. Weekdays they boring, terrible. So the answer to your question is, you must connect your entire focus to finding what you do best. And for that, I was talking to some friends before lunch. There is a simple framework called find your flow or find your passion. जैसे मेरा teaching है, temple तो inside you there must be some answer. वो कैसे मिलता है वो अलग क्वेश्चन है. But if you are doing what you love most, you'll enjoy the process. Till failures will never bother you, or you'll learn to deal with them. If you take the examples of the world's famous celebrities, sports people, this, entrepreneurs, they go through that they are able to do it because मजा आता है. और failures तो रोज होगा ही. If you are not, then you'll be very depressed and disappointed. Does that make sense? There were some more questions. We'll take one here. Yeah. Go ahead and then we'll come to you also. Raise your hands so that we can give you the mic.
Good afternoon. But I wanted to say that many people get successful in their life, but they do. So how can we build up a character that the person seeing us can make us an ideal? If we want to be someone, we will be like. Say that again slowly. You can speak like that. I know where that question comes from. The character कैसे build करते हैं and how do we say that अगर character हो तो इसके जैसा हो और people start to value. Yeah, so good question. Abdul Kalam is a great answer. See, all of us have some character and value. But I must tell you that we also change. I'll give you two examples. There are people who over time have changed their life. It could be the environment. And the best example is the example of this famous book called Christmas Carol, written by Charles Dickens. There was a person who became so much into money that money changed their life. And then one day Christmas happens and three ghosts comes and he changes. हमारे इंडिया में भी ऐसी stories. If you look at all Jain stories, Buddhism stories, Hindu stories, you'll find lalach, jalan, isha, and many more gandagiyan jo hoti hain. And they do change us. But then deep inside there is some goodness in us. So we have to protect it and control it. And this is where value system becomes a very important. So Abdul Kalam Azad is a great example that he could have done so much, but he decided not. So the answer to your question is that make choices first. That you should have certain choices. ये मैं कभी नहीं करूँ. That becomes your value. And when the opportunity comes, you demonstrate. ये मैंने नहीं करूँ. You know, there are these stories where Bhagwan kabhi pariksha leta hai, right? That's what these values are. That you will get many opportunities where you can actually proxy, you can submit a paper like ChatGPT. Are you aware of ChatGPT? I'm so sorry to hear that. It will change your value systems, right? That today you can submit something using ChatGPT, but don't. Even if you get less marks. Even if somebody comes and says, we are to over particular 2 marks or more. No, don't change. So make choices. Because when you make choices, when you stand up for your values, something increases in your life. Do you know what that is? Connected to her question. Your confidence goes up. That's why people like Abdul Kalam Azad are so confident. So they made choices, many different, and then confidence. Then they are not ashamed. So at this stage, when you are very vulnerable, social media can change you every second. Make choices. मैं नहीं करूँगा. 5 बजे के बाद मैं फोन को हाथ में लगाऊंगा. Sacrifice करूँगा. So go back to foundation of values, according to Dharma. And those things are time tested, no matter what. But उसके लिए बहुत sacrifice करना है. Which means लोग मजाक उड़ाएंगे, you lose opportunities. But over a long term, over a short term, you will be rich. Make sense? Some questions here and then we'll come back. Yeah, go ahead. Please stand up. Last 2 questions. I've been given a time warning. Good evening, sir. It's an honor for me to ask a question from you. You just said the word water, right? At this age, we all are quite water, and what happens is when we do something, we can criticize, good criticism, harsh criticism, and what happens is whenever we get harsh criticism, we start overthinking and we start self-doubt. So how can we, differ between criticism and cope up with harsh criticism? Because it affects our life very much. What I have done. Very good question. So how many of you stay with your parents? Most.
say something that probably may take you in a different direction, but this is important for you. Vulnerability. Let's forget about vulnerability. Let's look at criticism. जब हमको criticism मिलता है तो दुख क्यों होता है? Any answer? You're right, but I want to think deep inside. हमको क्या चाहिए दूसरों से? Appreciation. ये social animals हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये YJA award is a, I mean, you're all very happy today because somebody recognized it. You got this concept? Somebody appreciates it. Now, if you create a life where your dependence on external appreciation reduces, your vulnerability also, that's the critical problem. Criticism तो होगा ही होगा, but उस criticism को मैं कितनी value दूँ is your knowledge. So when you give a high value to others' opinions, it means you are giving more value to what you expect them to do, which means you are suffering from low what? Self-esteem. So it's a very simple equation. If you have low self-esteem, anybody who sends you a criticism sentence will shatter you. Is that good for you or bad for you? So what should you do now? Lift your self-esteem. And that's what the whole equation is. This is where I also encourage you, and this is why I asked the question, how many live with your parents? My request is that the time has come for you, and again, parents do not like it. My apologies, personal opinion, you must move on. A very big thing is to not be protected by it. Hold yourself. Now you're all 21-year-olds, 22-year-olds. This is the time to face the world. Not easy, because parents इतने प्यार से बड़ा करते हैं. I mean, Hindi movies के dialogues बड़े अच्छे होते हैं. मैंने पलकों पे बिठा दिया था. I mean, I have 3 children. If I put them on the eyelids, I won't be able to open the eyes. Dialogues. So my point is, move out. Get used to failures. Get used to criticism. But reduce the expectation of yourself. The more you become more self-reliant, then I don't need to hear from others because when you do that, you're self-esteem. So all the 3 schools, Donald Ross, Lawrence, very high self-esteem. They have zero expectation of the world. They'll still do what they want. So if you want to be a leader, the secret is public को मारेगी, अचार मारेगी, गोलगप्पे मारेगी. You can't just sit down. And I know I'm a counselor, and Monday I spend time to help people who have mental problems, counsel them. This is a big problem, right? थोड़ा बहुत rejection हुआ नहीं and we feel bad. Some students drop 1 year. I mean, look at the problem. There are students who might also commit suicide and think about this. And I want to talk about this because these thoughts आने भी चाहिए, but बात है. So please talk to your parents, talk to us, we're there to help you. It's okay to be vulnerable, but you need to now fix your self-esteem. Make sense? One last question and then I'll stop. Yes, go ahead. Say it, no problem. Raise your voice. Or your legs, yeah? That's okay, don't worry. Sit down and speak. Can you stand up or will that be like this? So my brother used to do this. Whenever my leg is just sticking, he come and hit. And that's even more tricky and all. You're okay now? For example, we believe that Earth is flat, and according to science, it is spherical. What to believe? And secondly, science says that we will send people on Moon and to Mars. But according to our Jainism, this is
ask our parents or other people, our elders, but I sort of say that science is wrong. But actually, practically, this science is right. What do you think? Very good question. खतरनाक difficult question क्यों पूछते हो आप लोग मेरे से? I don't know how to escape from this, but I'll try because I am very scientific and also very spiritual. The answer comes in a very beautiful concept that God has given us, and God is a super energy, no face, nothing, to make it what it is. We human beings have the capacity to create our own world. तो मैंने क्या किया, थोड़ा इस वर्ल्ड से ले लिया, थोड़ा उस वर्ल्ड से ले लिया और which I encourage you. Because you will be exposed to so many more complex contexts. The Jain context, scientific context, Christian context, Islamic context, Hindu context, all kinds of contexts. The current war that is happening is nothing but a war of just two religions not understanding. That will happen. So we now know that the human beings are imperfect. Would you agree with that? We are flawed. तो अगर एक साइंटिस्ट बोलता है कि ये गलत है, that scientist is also flawed. We don't know. And if the spiritual leader says ये गलत है, we also know that you are a human being. That is also. So then you have to become a adult and say that how do I make sense of the words? Remember the words, making sense of the world, which is the education you are doing. So, but will everything get a chance to know what is actual, what is fact? So the day you do, you will be the God. And we'll have a separate session on that. That's the warning that we have to stop. But excellent question. Thank you very much. Thank you, organizers. Thank you, everyone. Have a great time. By the way, I have one last request. I have got 6 copies of my book, which I'll hand to the organizers. Please distribute it to whoever is there. And once again, Jai Jinendra, and thank you for having me. थैंक यू राकेश जी गोदवानी। अगर आपको और भी कोई इनसे क्वेश्चन आंसर करना हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी पर एक डॉक्यूमेंट्री।
संत का कर्म होता है तपस्या। आप करने के लिए सर्व सुख शांति के लिए प्राणी मात्र की रक्षा करना, उन्हें अभय देना, सृष्टि और जगत के सच को अनावृत करना। संत के संविधान में मात्र कितना लिखा होता है? सारा विश्व अपना कुटुंब है, सब सुखी सब रोगी। बस इसी सिद्धांत पर संत अपना संपूर्ण जीवन स्वाहा कर देता है। माँ हर प्राण की जननी, माँ शिशु को जन्म देती है और शिशु के जन्म का सारी विश्व 3 सितंबर 1957 सागर मध्य प्रदेश। एक प्रतिष्ठित जैन परिवार माता श्री उषा देवी और पिता श्री जीवन कुमार सिंह के तमाम पुण्य परोपकार के फल स्वरूप उनके आंगन में एक मधुर किलकारी होती है और बालक को नाम दिया जाता है वीरेंद्र कुमार सिंह। बालक वीरेंद्र पिता श्री और माता श्री के ईश्वर के आशीर्वाद के तहत सुविधाओं और संस्कारों के खुशहाल परिवेश में बालक वीरेंद्र का लालन पालन शुरू हुआ। कार्तिक, कुशाल, विनयवान और श्रमशील वीरेंद्र सभी की आंखों का तारा थे और अध्ययन में अव्वल। पाठशाला में बच्चों को पढ़ना, उनका संचार, अनुशासित सदा हुआ उनका विद्यार्थी जीवन आज भी विद्यार्थियों के लिए
प्रेम स्रोत है और कक्षा पढ़ते हैं। वीरेंद्र सागर विश्वविद्यालय से एमटेक के एग्जाम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पठन पाठन में गहरी रुचि होने के कारण वीरेंद्र का उस समय के लेखकों और साहित्यकारों से जीवन संपर्क बना रहता था। अम्बेडकर योगी के लेखक वीरेंद्र जैन तीर्थंकर पत्रिका के संपादक श्री नीति चंद और सत्यम शिवम सुंदरम जैसे फिल्मों के गीत रचयिता श्री विठल भाई पटेल, कवि सरोज कुमार तथा कवि राजेंद्र पटोलिया वीरेंद्र न सिर्फ इन महानुभावों की कृतियां पढ़ते थे, बल्कि लेखन के समय विचार विमर्श करते थे और अपने सुझाव भी देते थे। वीरेंद्र के जीवन में न निराशा थी, न ही हताशा, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर। इस दौरान वे आचार्य विद्यासागर के सामने आए। चिंतन, मनन, पठन, वाद संवाद। वीरेंद्र का मन उत्सुकता की तरफ भागने लगा। हवा, धरती, आकाश सबके होने का ढूंढने लगा। ये वो अर्थ है जिसके प्राप्त होने पर आदमी अपना न होकर सबका होने लगता है। मात्र 23 वर्ष की आयु में वीरेंद्र स्वेच्छा और स्वप्रेरणा से आत्मकल्याण के लिए प्रेरित हुए और आचार्य श्री विद्यासागर जी को समर्पित कर दिया। 10 जनवरी 1980 को वीरेंद्र ने आचार्य श्री विद्यासागर जी से नैनादेवी में शुल्क दीक्षा ग्रहण कर ली। ये वो समय था जब दीक्षा जीवन के हल्के समय में दी जाती थी। युवावस्था की दीक्षा कौतूहल का कारण बनी। माँ ने पूछा था, काहे मुन्ना कहाँ हो? तो बड़े भाई ने कहा, तुम आओ मोड़ा चलो, उन्हें दीक्षा ले ली। अत्यंत करुणामयी, संवेदनशील और दूसरों की पीड़ा से द्रवित हो जाने वाले वीरेंद्र को आचार्य श्री ने उनके अनुरूप उन्हें क्षमा सागर बना दिया। 7 नवंबर 1980 को मुक्तागिरी में हैलत दीक्षा ली और 20 अगस्त 1982 को नैनागिरी में मुनि दीक्षा। ये बेहद कठोर तपस्या है। मात्र एक बार कहा और उतना जितना की इंजुरी की आई है, उसने कर कमरों से केश में न्यास करना। बाल्यावस्था में जिन 10 दिशाओं की गर्म हवा से सुरक्षित रखने के लिए माता श्री नजर का ढिढोरा लगाती थी, उन्हीं 10 दिशाओं को अपना कवच, अपना अंगवस्त्र मानी। सरलता थी, मैं डूबता चला गया। जहां सरलता थी, मैं झुकता चला गया। संवेदनाओं ने मुझे जहां से छुआ, मैं वहीं से निकलता चला गया। तमाम रिश्तों को मैं घर पर छोड़ आया था। फिर उसके बाद अजनबी मिला। मुनि श्री क्षमा सागर जी जैन धर्म के प्रत्येक घटित पहलू को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करते थे। घर सभी लोग बना लेते हैं, पशु पक्षी भी घर बना लेते हैं, लेकिन मंदिर मनुष्य निर्मित है। ये जितने भी मंदिर हमने बनाए, उनके पीछे हमारा एक उद्देश्य, वो हमें एक मैसेज देते हैं। वो एनर्जी के बहुत बड़े स्रोत देखा जाए तो मंदिर में जितना अधिक ध्वनि का महत्व है, उतना कहीं और भी ध्वनि का महत्व है। गुंबद बनाए गए, हमने छोटे खिड़की दरवाजे बनाए। इतना ही नहीं, हमने उसमें गेट पर घंटा लगाया। हम जब भी कुछ शुरू करते हैं, ओम की ध्वनि से शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो पूरा मंदिर एक ध्वनि का, ऊर्जा का स्रोत, ध्वनि कन्वर्ट होती है ऊर्जा, और फिर वो पूरे के पूरे मंदिर में ऊर्जा का स्रोत बनता। घंटे की ध्वनि बाहर के सारे गुलाम को खत्म करके मंदिर के बाहर को पहुंचती है।
गुंबद हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हम तक वापस लौटा देती है और एक सर्कल देते हैं। आप अस्थिर में हम लोग की विकास नहीं रखते, हम लोग पॉलिटिक्स रखते हैं। हम लोगों ने हमेशा ध्वनि के प्रयोग किए हैं, भाषा के प्रयोग नहीं किए। भाषा बहुत थोड़ी, भाषा दूसरा जानता होगा तो कम्युनिकेट हो, लेकिन ध्वनि प्यार से भरी है, या कि कर्कश है, या कि मेलोडिकल है, या कि म्यूजिकल है, ये सब भाव भावनाएं सभी अद्भुत, पंछी उड़ान प्रकृति सूर्य, सभी उनकी कविताओं के साथ और शीर्षक थे। मैं तुम्हारा, मुझे उन अर्थों में अपना मत मानना जिन अर्थों में लोग किसी को अपना कहते थे। मैं तुम्हारा हूं उस तरह जिस तरह कोई अपना होता है। मैं तुम्हारा हूं उस तरह जिस तरह कोई सबका होता है। मैं तुम्हारा हूं उस तरह जिस तरह कोई परमात्मा का होता है। चिड़िया ने अपनी चोट में जितना कमाया उतना हुआ, उतना ही लिया। सागर में जल, खेत में दाना पकड़ता। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। संसार बहुत बड़ा है। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया, ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने सारा सिखाया, एक लेना देना सवाया। यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहां तक जाना है। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूं। किससे कहूं कि कहीं तो नहीं जाना, मुझे इस बार अपने तक आना है। बच्चों के परम स्नेही माओ के पेट में शो, उन्हें श्री कभी किसी पर अपने विचार नहीं करते थे, बस एक संत की तरह अपने विचार रख देते थे। सदा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते थे। आयु नदी के बहाव में नाव की तरह बहती, उन्हें श्री अपनी वाणी का काम बरसाते थे। हम बैलगाड़ी से पहले यात्रा करते थे, हमने विकास किया और आज हम हवाई जहाज से और जेट विमान से यात्रा करते थे। देखने में लगता है कि हमने कितना सारा विकास कर लिया, हम बहुत विकसित थे, लेकिन जरा सा विचार करें कि यह जो हमने विकास किया है, क्या वो हमें आत्मसंतोष और आत्म शांति देने में सहयोगी है? तो हम देखेंगे कि सारे विकास के बावजूद हमें जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो आत्म शांति। हमने वो सब भी करके देख लिया विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर, लेकिन हमें आत्मसंतोष मिल गया है इतना सब कुछ करने के बाद। जब हम बैलगाड़ी में चलते थे तब भी हमारे अंदर उतनी कषायों की उतनी अज्ञानता थी, और आज हम जेट विमान में चलते हैं तब भी उतनी आसक्ति है, उतनी आकांक्षा है, उतनी कषाय है, उतनी अज्ञानता। कहीं कोई विकास आंतरिक जगत में नहीं हुआ। मैं अपने दोनों हाथों से, मैं अपने परिश्रम से अपने हाथ को भी बदल सकता हूँ। स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसका असर उनकी कंठिका पर पड़ा और मासूरी समा की मधुर वाणी धीरे धीरे अवरुद्ध हो गई। जब मनुष्य की आवाज चली गई तो वो संकेत और लिखित संवाद करने लगे, लेकिन सदा अपने बातों के समीप रहे। स्वास्थ्य गिरता रहा, लेकिन आत्मबल नहीं। वो दुर्बल अवस्था में भी अपनी चर्या स्वयं करते थे। युवक युवती बच्चे सभी उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते थे, अपने हिस्से की आयु तक दे देना चाहते थे, लेकिन ईश्वर शायद तय कर चुका था कि उनके दूध का कार्यकाल समाप्त हुआ। और 13 मार्च 2015 उन्हें समाधिस्थ हो गए।
अभी मुझे वेतन करना है। अभी तो चलने की आवाज आती है। अब जब हम नहीं होंगे तब इसका मात्र शेष रहेगा हमारा कहना और तुम्हारा सुनना, और वो मुस्कान होगी हुई अच्छे वो भी मायूस नशा से ढलती रहती है। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। एक वो महापुरुष जो बहुत अल्प आयु में हमारे बीच में गया, उसका जिसकी प्रेरणा से हम यंग जन अवार्ड कई वर्षों से यहाँ पर करते हैं। आइए अब हम सुनते हैं उन्हें, जो एक युवा है, सीए है, जिन्होंने आईआईएम इंदौर से एमबीए किया है। तो एक स्कूल जिसका नाम अबाउट स्कूल है वो चलाने वाले हैं। ऐसे मिस्टर अनुभव जैन, जिनकी जैन सिद्धांतों को बहुत बड़ी पकड़ है, ऐसे अपने युवा साथी अनुभव जैन को आपकी जोरदार तालियों के साथ अपना आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। जय जिनेन्द्र। एक बार जोरदार हमारे पीछे हमारे सोलवे सत्य और अठारहवें तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हैं, जिन्होंने इसी हस्तिनापुर की पूरी करनी है। एक बार जोरदार जयकारा लगाते हैं। बोलिए शांतिनाथ अल्लाह पृथ्वीनाथ भगवान की जय। उम्मीद है अब तक आप सब लोग थके नहीं होंगे या इससे कुछ और अलग तरीके का माहौल आपको दिखता है। अभी हम सब बात करने वाले थोड़ी अटपटी सी, इसके लिए आपकी एनर्जी की जरूरत पड़ी थी। जब गोधवानी सर का सेशन शुरू हुआ था, एक अजीब सी बात यहाँ पर बोली गई थी कि आप लोग जाकर सुनिएगा, क्योंकि बाद में क्वेश्चन पूछेंगे और आप यदि आंसर देंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। तो कैन यू आस्क अ क्वेश्चन? यस, 5 नंबर्स उन्होंने बताए थे। लेट्स फाइंड आउट किस किस को याद है 5 नंबर्स। यस, मैं पीछे वालों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अब यहाँ पे देंगे प्लीज। यस यस प्लीज माइक पहले अपना नाम बताइएगा। पूरा चालू करो ऊपर तक। ठीक है। हेलो। Yes, yes. My name is Ronak Jain. The 5 numbers you mentioned are 10 billion, 100. What is 10 billion? आप सब बताइए 10 billion क्या था? Population. अभी की population 2050. Great, great. 100 is 100 is age. Life expectancy. कौन-कौन जीने वाला है 100 साल? कौन-कौन जीना चाहता है 100 साल? ओके, ठीक है। 70 is what? बची हुई जिंदगी, प्रोडक्टिव, राइट? 5 is यही लोग जाग रहे थे कि आप लोग क्या 5 मतलब क्या? 5
बस इतना ही। यदि कोई मिस्टेक है तो आप सब पॉइंट आउट कर सकते हैं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। अष्टांग नमस्कार किससे करते हैं? अष्टांग नमस्कार किससे करते बनता है भगवान को? प्लीज 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 कम, जोरदार तालियां प्लीज। आपको करके दिखाएं। व्हाट इज योर नेम? चिराग जैन। चिराग, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर। आप में से कौन करता है ऐसे दर्शन मंदिर में? एक दो कुछ हैंड्स है, देयर अबाउट 4-5 हैंड्स, बहुत सुंदर। और चिराग भी आप 2 सेकंड 8 लोगों के नाम बताओगे आप? अष्टांग नमस्कार मतलब 8 अंग, कौन कौन से होता है? 2 जगहें, 2 हाथ, 2 कोनियां एंड चेस्ट एंड हेड। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। ठीक है, I think we all are now ready and all charged up for our discussion. Are you all ready? Yes. यहाँ से आवाज ही नहीं आ रही, आप लोग कितने पास क्यों बैठे हो? Are you ready? Yes. देखिए इस बार YJA में we got about 2300 applications और उसमें से तकरीबन 200-220 लोग आप यहाँ पर हैं, about 99%, right? Do you guys consider yourself successful? क्या आप लोग सक्सेसफुल हैं या नहीं? आप में से कितने लोगों को लगता है सो फार अभी तक जितनी जिंदगी आपने जी है, इट हैज बीन गुड एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल? किस को फील होता है कि यार आई हैव डन समथिंग एंड आई हैव समथिंग? रेज योर हैंड यार, शर्माने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो इफ यू फाइंड योरसेल्फ सक्सेसफुल सो फार, अभी तक की जिंदगी में ठीक ठाक कर रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? अरे यार 200-250 बच्चों के बीच में से 10-20 हाथ भी नहीं हुए, 3, 4, 5, 8। ओके, धीरे धीरे एक दूसरे को देखकर हिम्मत बढ़ती हुई। हाँ, अरे जो हाथ उठाएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। देखिए ये कितना, मतलब व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ? 100 में से 150 नंबर लाकर आप सक्सेसफुल बनेंगे क्या? इतना ज्यादा हम अपने आप को कम क्यों बोलते हैं? आई थॉट कि अक्सर ना उठाएंगे, बट दैट इज द रियलिटी। हम सबसे बड़ा क्राइम करते हैं, हम अपनी कीमत को कभी वैल्यू ही नहीं देते। वी नेवर एक्चुअली वी आर नेवर हैप्पी विद आवरसेल्फ। आप लोग कभी खुश होते हो अपने आप से? अरे होते के नहीं होते हो? ठीक है, तो लेट मी टेक आंसर्स फ्रॉम यू। आपके हिसाब से सक्सेस का क्या मतलब है? यदि आपको लगता है आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, देन ऐसा क्या हो रहा है इस ब्रह्मांड में कि आपको लगने लगेगा दैट यू आर सक्सेसफुल? यस, कैन आई हैव इट? बहुत सुंदर। Please think about it. What success is according to you? According to me, मेरा नाम दयांशी है। दयांशी जी। According to me, सक्सेस लाइफ में तब होती है जब हमारी जरूरतें हमारी बिलोंगिंग से कम होती हैं। ओह, काफी डीप, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे आप? लाइक हम लाइफ में अचीव करते हैं, तो हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई चीज चाहिए थी, वी विल ऑलवेज लाइक वी विल फॉर इट, वी आर थिंक दैट। हमारे पास ऐसा नहीं है कि वी आर सैटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव। अगेन हमारे पास नेक्स्ट चीज होती है जिसके लिए हम, मतलब इट्स गुड, इट इज गुड, इट्स गुड, बट इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ फ्री। ओके, तो अगर लाइफ से तो अपने पास इतना पैसा होना चाहिए कि ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, देन वी बिकम सक्सेसफुल।
We should be satisfied and happy with the life we are living. बहुत बहुत सुंदर उत्तर, एक बार सब जोरदार ताली बजाएंगे। So दिव्यांशी ये कहना चाह रहे हैं कि देखो हम कोई भी गोल को सेट करेंगे, आज नहीं तो कल हम वहां तक पहुंच जाएंगे, बट द मोमेंट वी रीच देयर हमें लगेगा यार ये तो हो गया, अभी क्या, वी नेवर हैव एन एंडिंग। बराबर? वेरी गुड, वेरी गुड, यस। आप लोग भी सोचिए आपकी सक्सेस की परिभाषा क्या है। Sir, what I believe is of success by their own ideals, but the success is not very idealistic. So I believe success in life is having a lot of money, which is very necessary because money is not in the perspective to have like pressure around in our life, but बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, आप लोग नहीं सुन पाए। उन्होंने बोला देखो मुझे मिसजज मत करना, मनी इज इम्पोर्टेंट एंड टू हैव मनी इज बीइंग सक्सेसफुल, बट इसलिए नहीं कि मुझे ऐशो आराम चाहिए, पैसा इसलिए नहीं चाहिए। व्हाट इज सेइंग कि मेरे पास भी कोई हेल्प मांगने आता है तो मेरे पास ताकत होनी चाहिए ना हेल्प करने की। So he wants money to help others, right? That's a great thought. एक बार ताली बजाइए आपके नाम। काश, very good, please. Anybody else success? अरे सिंपल बताओ, आपके हिसाब से सक्सेसफुल कौन है अभी? According to you, who is successful अभी? दुनिया में सबसे सक्सेसफुल कौन चल रहा है? According to me, successful मतलब एक ऐसे चाहता है satisfaction हो, मतलब उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और एक ऐसे स्टेज जहाँ पे मतलब जो vocationally जब आपने अपनी practical life में उठा रहा हो, मतलब सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कितना सीख रहे हैं, आपके वैल्यूज। तो आपके हिसाब से ऐसा कोई है जो जितना पा गया उसका आराम ओके ठीक है। तो सक्सेस के इन्होंने सेल्फ सेटिस्फेक्शन मायने दिखाए, बहुत सुंदर। इस तरह से कोई और थोड़ा सा जिससे हम रिलेट कर पाए पीछे प्लीज आप बताइए। हेलो, जय जिनेन्द्र सर, मेरा नाम कुंदन जैन है। मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब ये है कि हम अपनी ज़रूरतों को कम करते हुए दूसरों के बारे में सोचें और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। वो एक असली सक्सेस है और वही हमें असली खुशी भी दे सकती है, दूसरों की मदद करें। बहुत सुंदर। आप सब लोग इतने अच्छे उत्तर दे रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझसे बात क्या करने वाले। आप में से कुछ गोल सेट किए किसी ने कि मुझे किस कॉलेज में जाना है? वह किए, राइट? मुझे कौन सा करियर चूज करना है, आगे किस कंपनी में काम करना है, खुद का क्या बिजनेस करना है, किए है ना? The success would be when you achieve those goals, right? तो एकदम नॉर्मल गेम टर्म बोले तो एक अच्छा कॉलेज को पा जाना, दिस वी कंसीडर सक्सेस। एक अच्छा पोजीशन को पा जाना, स्टेटस को पा जाना, ये सक्सेस होती है। इसके इर्द गिर्द और कुछ भी आपके हिसाब से सक्सेस जिसमें डाउन करना चाहेगा? यस प्लीज। For me, success is something when we are happy with our own selves. Because happiness is the most important thing in the world. If we are happy, we are successful. It doesn't matter if you have money or not, but it is important you need to be happy. So are you okay with very little amount of money, with very little numbers on your mark sheet, with very average, moderate college you're getting admission into? Will you be satisfied with all that? If I do hard work, that means I will achieve what I want, and that is for me happiness. Great. वो ये कह रहे हैं कि देखो ये बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं है। If I am happy with whatever I have done, I'll be successful if I am happy. बहुत सुंदर एक पर्सपेक्टिव है। किसी का कोई ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव इस पर? सबसे पीछे से यस। First of all, President everyone, for me, success is पहचान कमाना. For us, we are going to see there are so many people, but we have not seen them. Right? At the age of 20, we think if we get a job, we are successful. At the age of 26, we think we got a car.
अर्निंग लाइक फेमस हो जाना, नाम कमाना। Yes, if we move by some roads, people know that yes, we जिस गली से निकल जाए वो गली सकरी हो जाए, शॉर्ट जाए, राइट? दैट वे लाइक पीपल नो अस, राइट? वेरी गुड। तो पहचान, पैसा भी आया, यहाँ से पहचान भी आया, किसी ने बोला कि खुशी, किसी के पास संवेदना भी है, आप बताइए थोड़ा तेज बोल दीजिए भाई आप। थोड़ा तेज। कोई वर्ड में कोई चेंज ना आया, मतलब नॉट फॉर समवन। आपके नाम का एक चौराहा होना चाहिए। No, not like that, but in helping others, like technology, need to make You do some innovation, you do some groundbreaking, like कुछ आप नया करके गए इस दुनिया को, so that people know you for your work. Great. Again, how it is different from getting famous? It's different from getting famous. We are thinking for ourselves first in getting famous, but creating something for others is better. Okay, great. जोरदार तालियां। Anybody has a different answer? बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग answer please. ठीक है, आप लोग सोचिए थोड़ा, डिस्कशन के लिए और टाइम मिलेगा, हम फिर से मूव करेंगे। So for me, success is living my life the way I want to live. For me, success is when my parents don't just have to look at the price tag of anything to buy. I instead of just saying that yes, you can take it. I will be paying for them. So being the way I want my when parents think of us and they always give us the best, we should be able to give best to them. So we start making their life and my life the way I want it to be. Great. मतलब my life, my rules. मैं अपने parents को, अपनी family को the best life देना चाहता हूँ. If I am able to do that, I consider myself successful. Yes. Last answer from you. What variety of answers दे रहे हैं आप लोग? It started with very ethical note और धीरे-धीरे घर खुल रहा है लोगों का. First of all, good afternoon. I can to everyone present here. According to me, not according to me, just success is the thing which no one can achieve fully. Just suppose you have given earning price by every person of the country, you have given enormous amount of money. But one thing will always remain in your mind. और क्या करना? Like no one around satisfied and what we are doing. So success is just a short goal, and the last goal is what Karachi and everyone is looking for. Okay, great. So success, no matter कितनी भी definition बना ले, we never have the next goal. Yeah. Overall जो हमने अभी बात करी success के बारे में, you have to get best college, exam, percentage, money, career, fame, power, luxury, family, relationships. ये सारी चीजें जिसके पास होती है मोटा-मोटा भी find it success. And again, इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने touch किया कि success for me is to be happy, right? So the next thing comes up, क्या success equals happiness? My second question is, are success and happiness both the same things? क्या ये दोनों एक ही चीज है? आप आंसर दे चुके? नहीं दे पाते। अरे ये आपको माइक में बोलना चाहिए। वापस बोल दीजिए। फेमिनिज्म में भी कहा गया है
सब्जेक्ट देखिए छान और इसमें अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं तो इट इज ह्यूमन नीड resources are scarce यदि हम satisfied होंगे and अगर हम satisfied नहीं होंगे तो happiness ये छोटी खुशी तो ग्रेट। तो बहुत सुंदर दो बातें बोली, पर जोरदार तालियां। दो बातें उन्होंने क्या बोली, वो ये बोल रहे थे कि एक तो जीनिज्म का पर्सपेक्टिव के मतलब दुखी रहेगा आदमी कितना भी सोच ले क्या है अकम्प्लिश, एंड सेकंड थिंग कि इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव कि हमारी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होने वाली, देयर विल नेवर कम अ पॉइंट जहां पर हम बोलेंगे बस हो गया, विल ऑलवेज लुक अप टू कि मुझे और चाहिए। तो सक्सेस एंड हैप्पीनेस काइंड ऑफ कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, राइट? डू यू ऑल एग्री विद दिस और नॉट? यस। तो आई कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आपको क्या खुश करता है? What makes you happy? क्या आप कुछ शेयर करेंगे? What makes you happy? Yes, please. आइसक्रीम। आइसक्रीम किसको आइसक्रीम पसंद है यहाँ पर? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। मेरा नाम दीक्षा जैन है। मैं ये सोचती हूँ कि अपने गोल को अचीव करना ही सक्सेस है। वो तो ठीक है। What makes you happy? आपको खुशी किस बात से? अपना गोल अचीव करने से मुझे ऐसा थोड़ी चलो आज खुश होना है गोल अचीव करके आते हैं। छोटी छोटी खुशी तो अपन को मिलती रहती है। वही छोटी छोटी खुशी क्यों अंडररेटेड है? क्या है छोटी खुशी? कोई वेब सीरीज देखी? नहीं देखी? इंस्टाग्राम की? लेकिन वो छोटी खुशियों में नहीं है। अच्छा, वो बड़ा काम हो गया आज के लिए, है थोड़ा बड़ा, ठीक है। What else makes you happy? आपको क्या खुश करता है? छोटी छोटी खुशी। The thing that makes me happy when things goes the way we want. When things goes the way we want makes me happy. अच्छा, जब आपके हिसाब से दुनिया चल रही है, For example, I plan for something. If the things will go according to plan, it will make me happy. अच्छा, तो जब तक दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही आप परेशान हो? I am the for myself. I am not talking as a whole. If I planned to come Hastinapur by train, it was a comfortable lifestyle to have. अच्छा, वेरी गुड। तो जब तक प्लान के अकॉर्डिंग काम चलता है तब तक वी आर हैप्पी। छोटी छोटी चीजें, और क्या चीजें हमको खुश बनाती है? बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी? जब मेरे मम्मी पापा खुश होते हैं मेरी छोटी छोटी खुशी से तो मेरे को खुशी होती है। अब नहीं, अभी मेरे 91% आए थे, पर मैं कंपेयर कर रही थी तो मेरे को दुख हो रहा था, बट जब मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए तो मैं उससे बहुत भला हो मम्मी पापा का। 91 आकर भी कोई परेशान होता है तो 61 वाला तो क्या करे बेचारा। ठीक है, नाइस नाइस। और क्या छोटी छोटी खुशी की है? प्लीज छोटी सी आप लोग देखिए आपको किस तरह से खुशी मिलती है। देखो, बिंज वॉचिंग कोई देखता है? टीवी, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स करते हो आप लोग? नहीं करते हो, पढ़ाई में लगे हो अभी, फिर भी यहाँ पे राइट। फेवरेट फूड, खाना पीना पसंद है जब आप बहुत दिनों बाद आप कुछ अच्छा खाकर आते हैं, राइट? ट्रैवल करना, राइट? छुट्टियों पर हम अभी घूमने आए, काइंड ऑफ वेकेशन भी, अबाउट भी सब कुछ विन-विन सिचुएशन। सक्सेस, पार्टी करना, हॉलीडेज, लग्जरी, फैमिली टाइम, अटेंशन, छोटी छोटी सी चीजें जो हमको खुश बनाती हैं, राइट? मैं देखो आपने बहुत इंडेक्स में हम 2-3 वीडियोस यहाँ दिखा रहा हूँ छोटे छोटे, बट आई एम श्योर आप जब उनको देखोगे आपके चेहरे पे मुस्कान है। लेट्स डू दिस। एक बार इसमें थोड़ा पीछे जाइए भाई। ऑडियो लगाओ, ठीक है, ऐसे चल रहा है। We are just figuring out कि यार देखो सक्सेस के लिए तो बहुत मेहनत है, बराबर? Is it easy to be successful or to be happy? The first question, very basic question. What do you think? Let's have a poll. सक्सेसफुल होना ज्यादा सरल है या हैप्पी हो जाना ज्यादा सरल है? We are divided. I think we are divided. ये लोग जाग रहे हैं। हाँ हाँ। सक्सेस चला पीछे। आप क्लिक मत करेगा तो चलता रहेगा। आप हाँ, the first video was आपको किस किस को मसाज पसंद है? Okay, seriously,
This is a boy जिसको बहुत heavy lens था और उसको पहली बार चश्मा लगाया. Oh my God, you can see that. Oh, you can see that. Yes. Next. देखो ये बच्ची को prosthetic leg मिला है and she is joining back her school. The last video. इस बच्चे का कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ घर पर, उसकी क्लास वालों ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम कर. Okay. 4 छोटे-छोटे वीडियोस हमने देखे. Which video made you the happiest? कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया आपको? देवी वाला, when he got the classes. आपको कौन सा आया? यहाँ से. Last one. He got to celebrate his birthday for the first time. That was surprise party, right? Okay. किसी वीडियो में you feel touched? शायद आंखों में थोड़ा-थोड़ा पानी उतर रहा है. हाँ. Which one? Second one, when he gets the classes. Okay. कुत्ते को देखकर किसी को रोना आया? नहीं आया, but खुशी अपनी याद भी आ गई एक बार को. Right? You felt good. Yeah, massage last time कब कराई थी we don't know. Right? Then we get to see that boy. अब I had question. वो बच्चा खुश बहुत हो गया. Is he successful or not? That girl, वो बच्ची को आज prosthetic leg मिला है. She's happy and everybody is happy and looking at her. We are also feeling good. आप सबको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा उसको देखकर? You felt good, right? You don't know why, but you felt good because she was happy. Yes, everybody an exception जिसको अच्छा नहीं लगा वो देखकर. क्या पसंद आया आपको उस वीडियो में? I want to hear it from you. Anybody? जब बच्ची अपना नया artificial leg लेकर आई and everybody is happy and you see everybody happy. आपको अच्छा क्या लगा? Why did you feel good? आपको क्या अच्छा लगा इसमें? What did you feel good? सभी को जय श्री, मेरा नाम आयुष है. मुझे इसमें सबसे ज़्यादा देखकर ये खुशी हुई. अगर वो उसकी लाइफ ब्रोकन होती तो वो अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाती, वो नॉर्मल भी कर नहीं पाती, वो रनिंग नहीं कर पाती. कि जैसे उसकी लाइफ लगी, वो भाग रही है, वो खेल रही है, वो चल पा रही है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही है, तो फ्री मोमेंट का. इससे आपको क्यों खुशी हुई? इट्स गुड न्यूज़ फॉर हर. उसको पैर में लाए, शी शुड बी हैप्पी. वो उसके फ्रेंड्स अब उसके साथ खेल पाएंगे, हर फ्रेंड शुड बी हैप्पी. आप यहाँ बैठकर क्यों खुश हो उसको टीवी पे देखकर? काइंड ऑफ इमोशन. ये कैसा जादू है जिसका दूसरे को खुश देखकर हाउ ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट फीलिंग गुड. ऐसा सबके साथ होता है. आप जानते हो उस बच्ची को, you know her name, will it affect her, you feel good or bad about her, but still you like it. Very good, thank you. Yes, please, teacher. Stand up. ये कुछ चीजें हैं जिन पर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम सोचें. आई एम नॉट हियर टू टेल यू एनी आंसर्स. ना ही यहाँ पर कोई आपको कोई आंसर जैसे हमने देखा था मनुष्य अपने आंसर किसी को नहीं थे. It's our life. We have to derive our own beliefs based on our observations. We're just discussing. Yes. Yeah, in that video, I felt good watching that everyone was supportive of her, everyone hugged her. And I felt happy because we are all empathetic.
So, of course, seeing someone happy will make us happy. So empathy made you happy. Yes. So empathy is one of the ingredients to be happy. Can we derive that? क्या हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं या पीछे से खा लेते हैं? Very good. Yes, please. Very good. Thank you. सभी को सादर जैस्मिन, मेरा नाम अदिति जैन है। मुझे वो तीसरा वीडियो देख के ये खुशी मिलती है कि अगर वो बच्ची अपनी इस पैर के कारण खुशी मनाना या खेलना छोड़ देगी तो वो खुश भी नहीं हो पाते और अपनी सफलता को या अपनी फ्रेंड्स के साथ जो वो टाइम स्पेंड करते वो नहीं कर पाती। तो जिस कारण वो अपनी सफलता को पाने के लिए, खुशी को पाने के लिए अपनी परेशानी को साइड में की, उसी तरह हमें भी अपनी कुछ परेशानियों को नजरअंदाज करके अपनी सफलता की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर। See how we all have different reasons to feel happy about it. किसी को अपने पैरों की थोड़ी महिमा, किसी को पैरों के लिए gratefulness आई, आपको grateful we have both our legs intact. That's a great thing, right? We should be grateful for that. Anybody who will tell me fourth video में what made you happy? चौथे वीडियो में ऐसा क्या था जिससे आपको खुशी मिली? Yes. हेलो सर, जैस्मिन, सभी को जैस्मिन। फोर्थ वीडियो में मुझे ये अच्छा लगा कि इतनी छोटी सी खुशी बच्चे के लिए दैट इज एवरीवन हू क्रेव्स फॉर, उस चीज़ के लिए इनफैक्ट हम भी हैं, हम अपने बर्थडे के लिए क्रिएट करते हैं कि हमको सरप्राइज मिले, हमें इतनी छोटी छोटी खुशी से हमको इतनी खुशी मिल जाती है कि हाँ एवरीवन इज कंसर्न अबाउट अस, हमारी खुशी में और लोग भी शामिल हैं। तो उस बच्चे के लिए मुझे ये लगा कि हाँ मतलब जो घर पे उसको नहीं मिला और जो फर्स्ट टाइम बाकी बच्चों के लिए सेलिब्रेट किया, उसकी खुशी में शामिल हुए, तो कितनी खुशी मिलती है अपने आप में। You realize how we normally take our parents और friends for granted. पर एक बच्चा जिसके लिए for the first birthday party. Yes. And it made us realize that ये कितनी बड़ी बात होती है जिसको हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं. Right? It made us realize the value of the luxury that we automatically, without asking, we all enjoy. Right? Great. एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए. I'm really liking your answers. आपने बहुत smartest bunch है. So the question is, now the question comes. We have discussed about success. Success के कुछ पैमाने थे और हमने देखा कि यार हैप्पीनेस तो काफी सस्ती है, काफी इजी टू हैव है. वो किसी रैंडम आदमी का वीडियो देख के भी आ सकती है, उसके लिए तो कोई मेहनत नहीं करना है. राइट? तो नाउ आई एम वेरी मच परप्लेक्स्ड. थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है. इज सक्सेस ग्रेटर देन हैप्पीनेस? Is it equal to happiness? Is it lesser than happiness? Or are they both the same things? ये थोड़ी सी हमारे पास एक क्वेश्चन है. This is a question. Are success and happiness interrelated? Is success greater than happiness? Or success smaller than happiness? Or they both are equal? Who can help me solve this? पहले मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है और आगे भी करने वाले. Are you running after happiness or success? Let's have a poll, right? आप में से कितने लोग सक्सेस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में? Raise your hand if you want success. अब चीटिंग नहीं करना. कितने लोग हैप्पीनेस चाह रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों में हाथ उठा दिया? ओके. अगेन. क्या हैप्पीनेस वालों अल्पसंख्यक में क्यों है? मतलब व्हाई इज इट अ माइनॉरिटी व्हेन वी आर काउंटिंग हैप्पीनेस? खुश होना अपने को पसंद नहीं है तो यू आर नॉट सेपरेट नॉट. या आप लोग ट्विंस हैं क्या? ओह ग्रेट. वी आर ट्विंस दिस टाइम. ग्रेट. यस प्लीज. आपने पूछा कि सक्सेस हैप्पीनेस से बढ़कर है या इक्वल है या इससे कम है. आई बिलीव दैट सक्सेस एंड हैप्पीनेस इक्वल है, बिकॉज इफ यू अटेन हैप्पीनेस but not success, we are humans, we feel envy, right? But if others around us are successful, our happiness will die down day by day.
So success and happiness have to be equal in this scenario because we are successful. You said happiness तो छोटी छोटी चीजों में भी मिलती है. तो एक बार सक्सेस मिल गया उसके सस्ता बाद क्यों खरीद happiness लेगा? तो हम अटेन कर ही सकते हैं. राइट. हैप्पीनेस सस्ती चीज है. कुछ महंगा खरीदना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? आपके हिसाब से क्या हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है? आर यू आफ्टर हैप्पीनेस और सक्सेस? हाँ. Yes, please. Sorry for cold calling. हाँ. According to me, सक्सेस हैप्पीनेस दोनों होनी चाहिए. लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हैं और आपके हैप्पीनेस नहीं, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको सब मिल गया. मैं एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से. आप लोग नाराज तो नहीं होंगे मुझसे? आप में से कितने लोगों के मम्मी पापा सक्सेसफुल हैं? धीरे धीरे हाथ उठाएं एक दूसरे को देखकर. आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन. आप में से कितने लोगों के मम्मी पापा सक्सेसफुल हैं? इतना सन्नाटा क्यों? आप लोगों ने दहशत में धीरे धीरे हाथ उठाया ऊपर तक. आई एम नॉट श्योर व्हाई. ओके प्लीज. एक किसान, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के गाँव में खेती करता है. वो सक्सेसफुल है और नहीं है? आई एम आस्किंग. आप में से कितने लोग मानते हैं जो किसान भरी धूप में एक पुरानी धोती पहनकर जिसमें छेद है अपने बैल को और हल को और ट्रैक्टर को चलाकर बीज को बो रहा है, इज ही अ सक्सेसफुल फार्मर और ही इज नॉट? एक मेरे छोटे से शहर में एक बूढ़ी दादी किराने की दुकान पर बैठती है और छोटी छोटी 1-2 रुपए की टॉफीज बेचती है. इज शी अ सक्सेसफुल लेडी और नॉट? यस सोचकर बोलना. कितने लोग किराने की दुकान खोलना चाहते हो आप में से? यस. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब हम चीजों को एक्चुअल लाइफ से अलाइन करना शुरू करते हैं. इन प्रिंसिपल्स एवरीथिंग लुक्स वेरी ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, बट इट सडनली बिकम्स ब्रूटल जब हमसे कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है कि यार आपके पापा सक्सेसफुल हैं कि नहीं, व्हाट डू बिलीव, और हम सोच में पड़ जाते हैं. एंड देन हमको याद आता है हम अच्छे खासे बड़े हो गए, मतलब ये डन समथिंग राइट. करेक्ट. एंड धीरे से आपका हाथ उठता है, बट फर्स्ट टाइम इट कम्स एज अ शॉकर. ऐसा होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ? अरे भाई नहीं, हाँ क्या, व्हाट, यस वेरी गुड, ग्रेट. लाइक पर बोलिए इस बार. Sir, success depends upon the point of view of a person. कि दूसरों के point of view से आप successful नहीं हो, but अगर वो चाहता है कि वो दुकान पे बैठे टॉफी बेचे, if she gains happiness or see, आप happiness पे क्यों आ गए? Talking about success. Right, success. अगर उसका मन कर रहा है वो करने का, and she thinks she's successful, the toffee seller, she thinks she's successful, then it's success. So success is just a state of mind. Are you saying that? Yes. And what happiness is? Happiness and success both correlate with each other. Like if we are successful, we can be happy. How do I know that I am successful? Sir, it depends on your point of view. Are you successful? No. क्यों? सर क्योंकि मैंने अभी मेरे मन के साथ जो मुझे अचीव करना है मैंने वो अचीव नहीं किया है. कितने परसेंट? सर 91. कितने आने चाहिए थे? सर I think 95, 94, 96. आ जाते तो क्या होता? Sir, I would have been happy but not successful. सर वो एक खुद की बात कंप्लीट कर रहा हूँ. Okay, fine. ठीक है. Good, great. थोड़ी सॉरी मैं थोड़े ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा. Happiness is one of the components of success. Yes. What are other ingredients? As well as she is happy and she is able to wear clothes, and about that means she is successful. अब अगर मैं अपनी बात मानूं, why I don't feel myself successful is because I am not earning first. Second,
मेरे पेरेंट्स मुझे फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट आई एम प्रोवाइडिंग फूड फॉर माई सेल्फ। तो इसमें क्या शर्म की बात होती है? मैं आई फील वन ऑफ द component of successful is independent, being independent, happiness, independent. तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, जब तक पेरेंट्स ने आपको खिलाया पिलाया आपको उसको रिटर्न करना है, अभी उधारी है सिर्फ? नहीं, रिटर्न नहीं करना, तो फिर बट I would say the respect and love which they provided me throughout the years, I would do the same. जब मैं खुद earn करूँगी, I'll provide them जब वो नहीं earn कर पाए. Okay, great. So it's again account settling, right? In the end. I would say happiness is subset of success. Happiness is subset of success. So happiness is smaller and success is bigger. Because hard work is also. That's a great point. इन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव हमको दिया. वो बोल रहे हैं कि सक्सेस एक बड़ा चीज है और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है हैप्पीनेस. Is it other way around कि हैप्पीनेस एक बड़ी चीज है उसमें सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ इट, और इट्स अदर वे अराउंड? आप में से क्या लगता है? बहुत बड़े पर जोरदार तालियां अभी तक की सब लोगों के लिए. एक सेकंड काइंड ऑफ पोल है, ये इसको भूल जाओ इस गोले को. ये बताओ सक्सेस और हैप्पीनेस के दो गोले हमने बनाए, इसमें से सक्सेस के गोले के अंदर हैप्पीनेस का गोला समा जाएगा या हैप्पीनेस के अंदर सक्सेस आ सकती है? Which one is a bigger set? Those who go with success being the bigger circle, please raise your hand. Success बड़ा circle है which can eat happiness. Okay, those who think happiness is a bigger circle. Oh, इस बार I don't know how happiness जीत रही है, right? Great. Why would you say so कि success is a subset of happiness? जिन्होंने अभी हाथ उठाया उनमें से पीछे साइड, yes please, सबसे पीछे. अब थोड़ा जोर से बोल दीजिए, सब सुन लेंगे. अच्छा, आप आएंगे. आप लोग सब इन्वॉल्व है ना डिस्कशन में? आप सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली? यस, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू हैव सम कंक्लूजन टू दिस. In my opinion, for me, happiness will always be above success. Why? Because if I might be the most successful person on the planet, I would have loads of money, I would have a decent job and everything. But if I'm not happy, there would be some energy that might be radiating, a negative one. That would keep the others a bit away. या कोई मुंह लटका के बैठा हुआ अच्छा थोड़ी लगता है. So I might be rich, but I might radiate a very negative energy. But for me, success would be equal to keeping the people around me. See, so the food for thought अभी के लिए, because we continue on this later on as well. But food for thought. Thank you so much. Food for thought, and everybody has to think about it. This was just an intro, एक starting point था, so that you all can think more. हम लोग exhibition भी देखेंगे शाम को. We have to figure out. We have to ask this question to ourselves: whether are we chasing success at the cost of happiness, or are we chasing happiness and success is the way through which we are chasing happiness? And in दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. कोई बहुत हैप्पी हो, बहुत सक्सेसफुल होकर भी इस पॉइंट पर आ जाता है कि वो सुसाइड करने को तैयार हो जाता है. एंड वी ऑल हैव आंसर्स टू दैट. कोई बहुत कम पाकर भी इतना खुश होता है कि सब उसके पैरों में गिर जाए. उसके पास कुछ नहीं होता कहने को नाम पर, लेकिन पूरी दुनिया उसकी मुरीद बन जाती है. Just because he radiates that kind of glow, that kind of contentment. हमने अपने जीवन में किसको आदर्श बनाया है? एक दौड़ को या फिर एक कंटेंटमेंट को? ये आप सबको सोचना है. Think more about it. We'll be again writing again and thinking on same lines. बस एक last question जो आप सभी के लिए सोचने का मैं उससे डिराइव करता हूँ. Let's say I want to be successful. आप सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि नहीं? Yes. Do you know the recipe to be successful? कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है? Whether it's done through efforts, बहुत मेहनत से किया जाता है, और you need a pinch of salt, like luck भी थोड़ा चाहिए, fortune चाहिए, भाग्य चाहिए. What do you think? How success can be attained? I leave this question to you guys. We'll meet again and we'll discuss about it. So we only just I have just मैंने डेकोरेट करी हुई प्लेट आप सबके सामने कि इस वक्त प्लेटर में हैप्पीनेस की, सक्सेस की है. What do you choose? Success looks very beautiful, very
root is success. What is the ingredient? What is the recipe which makes us successful? And if not, then how can I go with happiness? Okay, thank you so much. We'll move to our next session and I'll tell it over. थैंक यू अनुभव भैया। और सक्सेस और हैप्पीनेस इन दोनों में आपको बता रहे थे अनुभव भैया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जिनालय में बैठे हैं, हमको यहाँ पानी वगैरह नहीं पीना है। अगर आपको प्यास लगती है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप बाहर जा कर के पानी पी सकते हैं। और अब हम आगाज कर रहे हैं एक ऐसे सत्र का जो शायद आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे बीच एक एमिनेंट स्पीकर है श्री राजदीप मनवानी जी। He is a motivational speaker, quiz master, corporate trainer. He is coordinator in Department of Commerce at YJA University, Bangalore. He has more than 16 years of experience at Wipro, Intel, Qualcomm and IIM Bangalore Alumni Association. He is recipient of National Award as role model for employment of persons with disability from the Honorable President of India. He is recipient of Special Award given by the Chief Minister of Karnataka. He is awarded as Distinguished Toastmaster by Toastmasters International. So give them a big hand, Mr. Rajesh Manwani ji. आज वे जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है हाउ टू डील विद फेलियर। और हमारे ऐसे मोटिवेटेड स्पीकर मनवानी जी का स्वागत करने के लिए मैं अपनी मैत्री समूह की नोएडा टीम को यहाँ बहुत ही आत्मीयता से आमंत्रित करता हूँ। वे आदरणीय मनवानी जी का यहाँ पर सम्मान करेंगे और उनके साथ ही हमारे बरेली से अनुभव भैया ये भी हमारे सहयोगी होंगे आदरणीय मनवानी जी के सम्मान में। और एक ऐसी शख्सियत का सम्मान हम यहाँ पर कर रहे हैं जिनको सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि हम इनसे हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहें, क्योंकि ये आपको ऐसी जानकारियाँ और ऐसी नॉलेज आपको देंगे कि जो आपके बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत काम में आएंगे। ऐसे मनवानी जी का हम यहाँ पर सम्मान हमारे मैत्री समूह की नोएडा टीम कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री राजदीप मनवानी जी। आप सभी के समक्ष मैत्री समूह का ये मंच गौरवान्वित है उन्हें सम्मानित कर। आदरणीय मनवानी जी के सम्मान में 4 पंक्तियां सादर निवेदित। खूबसूरत से इरादों की बात करता है, खूबसूरत से इरादों की बात करता है, पतझड़ के मौसम में बहारों की बात करता है, और अजब है जब इस दौर में नींद बड़ी मुश्किल है, अजब है जब इस दौर में नींद बड़ी मुश्किल है। अजीब शख्स है ख्वाबों की बात करता है, अजीब शख्स है ख्वाबों की बात करता है। आदरणीय राजदीप मनवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने मेरे सर पे वो मुकुट क्यों डाला? बोले सर आप गंजे हैं तो आपको दिखाई नहीं देंगे, तो तभी मेरे ऊपर सर पे डाला। तो बच्चों जो भी उन लोगों ने कहा है उसे थोड़ा सावधानी से लीजिएगा, क्योंकि जब भी मुझे कोई अपनी प्रशंसा करता है तो मुझे बहुत डर लगता है। और मैत्री समूह तो मेरे परिवार के तरह है, और जब परिवारजन आपकी प्रशंसा करते हैं तो बहुत सारा डर लगता है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मेरी धर्मपत्नी ने मेरी प्रशंसा की थी और दूसरे ही दिन उसने सोने के गहने माने थे मेरे। तो मुझे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, पर फिर भी मैं थोड़े अचंभे में हूँ कि मुझे सही बात करने के लिए, पर फिर भी मैं शुरू करता हूँ। एक वाक्य से शुरू करता हूँ जो एक बहुत ही फेमस, आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में आपने सुना है कि 2011 में हम लोगों ने जीता था वर्ल्ड कप, सुना है ना? करेक्ट? आप ध्यान रखते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं आप लोग, क्रिकेट का भी जानकारी रखते हैं ना आप? तो क्या हुआ था उसमें से? हमारे जो नायक थे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के थे, वो टीम के कैप्टन तो महेंद्र सिंह धोनी थे, पर जिन शख्स ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था वो थे सचिन तेंदुलकर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सचिन तेंदुलकर की करियर की शुरुआत कैसे हुई। आपको ये पता होना चाहिए था कि जब वो 15 साल के थे 1988 में, 1988 में, तो उसका चयन किया गया था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, वो सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। और उसी समय जो हमारा दौरा था वो पाकिस्तान में था। इंडिया वाज सपोज्ड टू प्ले 4 टेस्ट्स इन पाकिस्तान, तो 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी वहां पे, और सचिन तेंदुलकर पहले टेस्ट में 0 और 3 बना के आउट हो गए, 2-2 इनिंग्स होती हैं। सेकंड टेस्ट में भी उसको चुना गया था, 11 और 2 बना के वो आउट हो गए थे। तीसरे टेस्ट में उसको ड्रॉप कर दिया गया था। उन लोगों ने समझा देखो ये रणजी ट्रॉफी में तो अच्छा खेल रहा है लड़का, पर इस टेस्ट लेवल में वो खेल नहीं पाएगा। और 1988 में आपको पता चलना चाहिए था कि पाकिस्तान के 4 बहुत ही तेज गेंदबाज होते थे, देयर वर 4 वेरी फास्ट बॉलर्स। वो 4 गेंदबाज जो थे वो थे वसीम अकरम, वक्कार यूनिस, इमरान खान और आकिब जावेद, और सारी दुनिया उनसे भयभीत थी। वो इस रफ्तार से बॉलिंग करते थे, इस तेजी के साथ बॉलिंग करते थे। 4th टेस्ट में क्या हुआ, एक शख्स जो था इंडियन क्रिकेट टीम का वो बीमार पड़ गया और मजबूरन सचिन तेंदुलकर को टीम में रखा गया। वो टेस्ट मैच था सियालकोट में। सियालकोट एक जगह है पाकिस्तान में, और वहां पे टेस्ट मैच था। और जो पहली इनिंग्स थी उसमें सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 5 रन या कुछ ऐसे बनाए, और सबको लगा उसका करियर खत्म हो गया है। वैसे भी पहले 5 इनिंग्स में उसका मैक्सिमम स्कोर सिर्फ 11 है। पहले 3 टेस्ट मैच भारत ने ड्रॉ कराए थे। ड्रॉ किए थे क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे, संजय मंजरेकर, जो आजकल कमेंट्री करते हैं, और उसके बदौलत हम लोगों ने वो तीनों मैच ड्रॉ कर दिए थे। एक मैच में बरसात भी आई थी। इस सियालकोट का मैच था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो वो पाकिस्तान के कैप्टन थे इमरान खान, और उसने बोला था कि जो भी ग्राउंड्समैन है उनको ये हिदायत दी गई थी कि आप वो जो घास है उसको काटेंगे मत, और जब वो घास को नहीं काटते हैं तो बॉल बहुत तेज आती है, इट कम्स वेरी क्विकली। व्हेन द ग्रास इज नॉट कट द बॉल कम्स वेरी रैपिडली ऑन टू यू। ओके, तो घास को काटो। और इमरान खान ने बोला था जो भी ग्राउंडमैन वो घास काटेगा मैं उसका सर काटूंगा, मैं उसका सर काटूंगा। तो क्या हुआ, पहले पाकिस्तान ने खेला, दे मेड अराउंड 450 कुछ रन उन्होंने बनाए 2 दिन में। तीसरे दिन इंडिया ऑल आउट हो गई, बाई चांस उन लोगों ने फॉलो ऑन अवॉइड किया। चौथे दिन
पाकिस्तान ने बैटिंग की अप टू आई थिंक 30 या कुछ, और कुछ टारगेट सेट किया इंडिया के लिए। और जो 5वां दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इंडिया हैड टू बैट द होल डे, सारा दिन उनको बैट करना था कि वो मैच सेव कर सके। और क्या हुआ, बॉल इतनी तेज आ रही थी वो दिन कि बाय द टाइम वी हैड रीच्ड द 12th ओवर, 12वां ओवर जब तक शुरू हो गया, भारत का स्कोर था 38 फॉर 4, 38 पर 4 विकेट। 4 लोग आउट हो गए थे, उसमें एक था रवि शास्त्री जो पहले भारत के कोच रहे हुए। उसने बोला मुझे दिखाई नहीं दिए गेंद, मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैं बोल्ड हो गया। और दूसरी साइड पे थे एक आदमी जिसका नाम था नवजोत सिंह, आपने सुना होगा नवजोत सिंह सिद्धू, सुना है ना बच्चों, कैसा नो? हाँ, तो नवजोत सिंह सिद्धू, और नवजोत सिंह सिद्धू बहुत डर रहे थे। माय गॉड, इतनी तेज आ रही है गेम, ये इतने तेज डाल रहे हैं बॉल, इतना बम्पर हो रहा है। और उसी साल सीरीज के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की शादी होने वाली थी, और वो डर रहे थे, माय गॉड इतनी तेज आ रही, बेटर में जाऊँ वापस, इधर कुछ मुझे इंजरी होगी तो मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी, तो वो इतने डर रहे थे। और 4 डाउन पे सचिन तेंदुलकर आया, ही केम 38 फॉर 4 था। और उसी टाइम पे क्या हुआ, वकार यूनिस को बॉल सौंपी गई, उसने बॉलिंग की। पहला बॉल बाउंसर था जो सचिन तेंदुलकर के नाक के सामने से चला गया। दूसरी बॉल उसने बॉल की और सचिन तेंदुलकर ने हुक करने की कोशिश की, वो भी मिस हो गई। तीसरी बॉल फिर से बम्पर, सचिन तेंदुलकर ने मारने की कोशिश की, पर बॉल इतनी तेज आ गया कि उसके नाक पर लगी और सारा नाक जो था वो रक्त रंजित हो गया, इट बिकेम ब्लडी, इट वाज, हिज नोज वाज ऑलमोस्ट ब्रोकन, और नाक से खून बहा जा रहा है। और सचिन तेंदुलकर वाज लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड ओनली आफ्टर फेसिंग 2 बॉल्स, सिर्फ 2 बॉल खेल के वो इंजर हो गए थे, और उसका नाक ऐसे खून से बह रहा था। और मुझे याद है मेरी माँ उस समय, और उन दिनों दूरदर्शन होता था और ये मैचेस लाइव टेलीकास्ट होते थे, और मेरी माँ बोल रही थी इसे 15-16 लोग साल के बच्चों को खिलाया नहीं जाना चाहिए, इतना डेंजरस है। और सारे कितने टेलीविजन सेट इंडिया में जो वही से कवर कर रहे थे, कैसे लग गया उसको। और वो बेचारे लेटे हुए थे उसी पिच के पास में, और खून बह रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू सोच रहे हैं, वो नॉन स्ट्राइकर एंट्री, वो आए और सोच रहे थे ये मैच तो चला गया, लगता है हम लोग 50-60 में ऑल आउट हो जाएंगे। पर ठीक है, हम लोगों ने 3 मैच तो ड्रॉ किए, 1 मैच हार गए तो क्या हुआ। और उसी टाइम पे वो फिजियोथेरेपिस्ट जो था इंडिया का, वो पिच पे आया, यानी केम रनिंग ऑन टू द पिच। आपको पता है ना फिजियोथेरेपिस्ट, किसी को भी लगता है तो वो स्प्रे लगाता है, वो बर्फ लेके आता है। और वो फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेचर लेके आया, क्योंकि 15 साल का बच्चा है, उसने सोचा इसका नाक टूट गया है, खून पिच पे है, और सब सोच रहे थे कि सचिन तेंदुलकर को स्ट्रेचर में वापस किया जाएगा। और सचिन तेंदुलकर वहां पे बैठे में फिजियोथेरेपिस्ट उसके पास में आया, और वो उठ ही नहीं रहा है, वो चिल्ला रहा है, छोटी छोटी आवाज में चिल्ला रहा है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट, और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर सोचने क्या बोल रहा है लड़का, क्या बोल रहा है। तो सिद्धू भी बोल रहा है 5 मिनट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट आया, उसके बाजू में खड़ा है, ये क्या चिल्ला रहा है सचिन तेंदुलकर। सिद्धू थोड़ा आगे गया, और वहां पे सचिन तेंदुलकर अपनी धीमी से आवाज पे बोल रहा था, मैं खेलेगा, क्या मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। एटलीस्ट उसने 20 बार बोले उस फिजियोथेरेपिस्ट को, मैं नहीं जाएगा, मैं खेलेगा। वो बोलता रहा मैं खेलेगा। वो फिजियोथेरेपिस्ट ने थोड़े आइस डाले, उसको थोड़ा बैंडेज लगाया और बोला ये लड़का तो नहीं जा रहा है। और वो स्ट्रेचर वापस चला के लेके गया, और सचिन तेंदुलकर खुद पे खड़ा हो गया और फिर से बैटिंग करना शुरू कर दिया। सिद्धू इतना प्रेरित हुआ उस वाकया से, बोला ये छोटा सा बच्चा 15 साल का बोल रहा है कि मैं खेलेगा, उसके नाक से खून बह रहा है, उसको इतनी पीड़ा हो रही है, उसको इतना दर्द हो रहा है, पर वो चिल्ला रहा है, 5 मिनट से बोल रहा है मैं खेलेगा, मैं
खेलेगा। उसके बाद सिद्धू को भी इतना प्रोत्साहन आ गया कि उसने बोला मैं भी खेलूंगा, और वो सारा दिन जो बाकी के 60-70 ओवर थे इन दोनों बैट्समैन ने खेले। इंडिया एंड ऑफ द डे इंडिया एट द एंड ऑफ द डे वाज 198 फॉर 4, वो मैच ड्रॉ हो गया। और उसी दिन से लोगों ने मानना शुरू किया कि सचिन तेंदुलकर आ गया है। और मैं इसीलिए ये वाकया बोल रहा हूँ, इसीलिए ये कहानी बोल रहा हूँ कि कभी कभी जिंदगी में काफी मुश्किलात आ जाते हैं, काफी डिफिकल्टीज आ जाती हैं, आपको कठिनाइयां आ जाती हैं, पर क्या आप वो पिच को छोड़ के चले जाएंगे या आप बोलेंगे मैं खेलेगा? क्या बोलेंगे? मैं खेलेगा? क्योंकि अगर जिंदगी से आप हार मान के चले जाएंगे और उसी कारण मेरे लिए तो दो दिन वो मैच छोड़ के चला जाता था स्ट्रेचर पे, नेक्स्ट सीरीज में उसको पिकअप नहीं किया जाता था, एंड ही वुडंट हैव बीन सच अ ग्रेट क्रिकेटर। जब भी पूछते हैं सचिन तेंदुलकर का क्या आपका डिफाइनिंग मोमेंट क्या है आपके करियर का, बोला था जब वकार यूनिस ने मेरे नाम पे गेंद डाली थी और मैं खून से लथपथ पड़ा था, पर उसी समय मैंने ठान लिया था कि मैं खेलेगा। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको असफलता मिले, जब भी आपको कठिनाई मिले, एक चीज आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैं खिलाओ मेरे साथ, मैं। और आप खेलोगे, क्योंकि अगर आप खेलोगे तो आप जीतोगे, अगर आप छोड़ दोगे तो कैसे आप जीतोगे? Has anybody won without going through the battle? किसी ने भी जीत हासिल किया अगर उसने कठिनाई नहीं झेली है? नहीं, ऑल पीपल, जो भी किसी भी व्यक्तित्व को आप देखें, उनकी जिंदगी में कठिनाइयां, दुख भरे वक्त आते ही हैं, पर अगर आप डटे रहें वहां पे तो आप जीतते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, एक इंटरेस्टिंग सिद्धांत है मनोविज्ञान में, उसे बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन, काल्पनिक सीमा रेखा। व्हाट इज इट कॉल्ड? इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन और द इमेजिनरी फिनिशिंग IFL। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है काल्पनिक सीमा रेखा। अगर आप किसी ने भी देखा होगा, मैराथन देखा है आपने, फुल मैराथन, एक मैराथन कितने किलोमीटर का होता है? पूरे 42 किलोमीटर। वेरी गुड, जो भी करेक्ट, किसने बोला 42? प्लीज स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम? जो भी अच्छा जवाब देगा उसको तालियों से आपको अभिनंदन करना पड़ेगा। बोलिए, किसने बोला? आपका नाम क्या है? किसने नहीं बोला था 42? हाँ, नाम क्या है? हाँ, वत्सल। क्या? वत्सल शराब। वेरी गुड। आपको पता है आलोक सर पता है ना, आपको प्राइज देंगे बाद में, एक रेडमी 12 फोन का पोस्टर बेच देंगे आपको। करेक्ट? आपको चाहिए पोस्टर? नहीं चाहिए? क्यों? आपको एक्चुअल फोन चाहिए, छोड़ो, वो नहीं मिलेगा आपको। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। तो ये 42 किलोमीटर का एक मैराथन होता है जब भी कोई दौड़ता है, और जब वो दौड़ता है, जो भी फुल मैराथन दौड़ता है, एक वक्त ऐसा आता है समवेयर बिटवीन द 32nd एंड द 37 किलोमीटर, 32वें और 37वें किलोमीटर के बीच में एक ऐसा वक्त आता है जब वो जो दौड़ने वाला है वो इतना थक जाता है, उसकी हड्डियां इतनी दर्द करना शुरू करती हैं, उसके मसल्स इतने अकड़ जाते हैं कि वो एक भी और कदम ले नहीं पाता है, और उसको लगता है कि ये दीवार मेरे सामने है। इट्स इन साइकोलॉजी, इसके मनोविज्ञान में इसको बोलते हैं द वॉल और द इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन। और आपको ये सुन के हैरान हो गए कि अप्रोक्सीमेटली करीबन 2/3 जो धावक होते हैं, 2/3 जो दौड़ने वाले होते हैं, वो इसी समय रेस को छोड़ के चले जाते हैं। सपोज एक रेस में 30 धावक हैं,
अराउंड 20 ऑफ देम, 20 लोग वो रेस को 32वें और 37वें किलोमीटर के बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक भी कदम और नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी हड्डियां जकड़ गई हैं, हमारे मसल्स में दर्द हो रहा है, हमारे पसीने छूट रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे जैसे एक दीवार हमारे सामने खड़ी हुई। पर एक दो लोग ऐसे भी होते हैं जो चैंपियन होते हैं, जो दूसरों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, जो जिंदगी में सक्सीड करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, ठीक है मेरी हड्डियां जकड़ गई हैं, मेरे मसल्स में दर्द हो रहा है, पर मैं अपने आप को थोड़ा और पुश करूंगा, मैं थोड़ा और जोर लगाऊंगा, और देखता हूं कि अगर 2 मिनट में और जोर लगाऊं तो क्या होता है। 120-200 मीटर में और ट्राई करूंगा, और वो जोर लगाते हैं, उनकी हड्डियां भी दर्द कर रही हैं, उनके मसल्स भी जकड़ गए हैं, पर वो बोलते हैं मैं थोड़ा और जोर लगाता हूँ, और वो जब जोर लगाते हैं 100-200 मीटर दौड़ते हैं तो एक चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार होता है, अचानक से उनकी शायद उनके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि जो बाकी के 5 से 10 किलोमीटर हैं वो रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट कर जाते हैं। That means those people who push themselves beyond the imaginary finishing line, those people who push themselves beyond the imaginary finishing line has a sudden spurt of energy. उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो जो बाकी के 5-10 किलोमीटर वो इतने आसानी से दौड़ जाते हैं, और इसीलिए मनोविज्ञान में उसे कहा जाता है द इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन नहीं बोलते उनको, बोलते हैं इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन, और काल्पनिक सीमा रेखा। और जो हमारे साधारण मनोविज्ञान में उनको बोलते हैं अंतर बिंदु, द पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द पॉइंट विच डिफरेंशिएट्स द सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम द अनसक्सेसफुल पीपल। जो लोग सफल है और जो लोग असफल है उसके बीच का अंतर बिंदु वो क्या होता है, वो काल्पनिक सीमा रेखा होती है। तो जो लोग हार जाते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, पर जो लोग थोड़ा सा और प्रयत्न करते हैं, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, उसमें उनको इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर किसी की जिंदगी में वो काल्पनिक सीमा रेखा आती है, और अगर वो काल्पनिक सीमा रेखा आई है और अगर आप उस समय छोड़ देते हैं उस रेस को, तो क्या आप सक्सेसफुल रहेंगे, क्या आप सफल रहेंगे? नहीं। पर अगर आप थोड़ा सा और प्रयत्न करेंगे और थोड़ा सा और जोर लगाएंगे, यू विल क्रॉस दैट इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन। व्हाट यू विल क्रॉस दैट इमेजिनरी, what you think is an end is only a wind. What you think is an end is only a wind. You will, हम लोगों में अंग्रेजी में कहावत है, as we grow up, only few of us become grown-ups, many of us become given-ups, many of us become, समझे कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो काल्पनिक और सब जगह होती है काल्पनिक सीमा रेखा। कैसे आपने देखा है कि अगर आप होमवर्क कर रहे हो या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको 12 बजे 1 बजे रात को, और आपको बहुत नींद आ रही है, और बोलते छोड़ दो, कल मैं वो ये चैप्टर चॉइस में छोड़ दूंगा। पर जो बच्चे 95-98% करते लेते हैं वो क्या करते हैं, जैसे डजंट मैटर, मैं कॉफी पीऊंगी या चाय पीऊंगा और मैं एक चैप्टर और पढ़ के सुनूंगा, और उसके बाद इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आप सारी रात जाग सकते हैं। आपने देखा है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना, करेक्ट? अगर आपने देखा है रविंद्रनाथ टैगोर, आपने सुना है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस बुक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कविता थी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, करेक्ट? आपने सुना है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो जब वो लिख रहे थे वो कविता, 6-7 लाइन के बाद उसका दिमाग नहीं चल रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे थे, मैंने सोचा कि मेरे कुछ ख्याल ही नहीं आ रहे थे कि मैं क्या लिखूं, और मुझे ये टेम्पटेशन थी
मुझे ये लग रहा था कि मैं उठ जाऊं और छोड़ दूं, फिर बाद में आके लिखूं, पर मुझे पता था अगर मैं छोड़ दूंगा ये कविता तो इतनी अच्छी नहीं आएगी कविता। तो उसने बोला मैंने आधा घंटा वही अपने पेन को हाथ में रखकर बैठा रहा और फिर आधे घंटे के बाद मुझे ऐसी काल्पनिक कृतियां आई मेरे मन में कि मैंने बाकी के 8-10 लाइन 1 मिनट में लिख पाई और वो ही मेरे कविता के बेस्ट लाइन्स थे। वो जो कविता नहीं लिख पा रहा है, जो नहीं लिख पा रहा है, वो उसकी काल्पनिक सीमा रेखा है। जो दौड़ रहा है वो उसकी काल्पनिक सीमा रेखा है, आपकी भी काल्पनिक सीमा रेखा है। किसी एग्जाम में आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्राई किया, आपको नहीं मिला, तो क्या आप छोड़ दोगे? And when you try, you will cross the imaginary finishing line. अगर आप ठहरोगे वहां पे, you will find that जब जो भी लोग काल्पनिक सीमा रेखा द इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते हैं, उनकी जिंदगी में खुशहालियां बढ़ जाती हैं। मैं अपनी लाइफ की बताता हूँ। जब मैंने एमकॉम कंप्लीट किया, मुझे फर्स्ट रैंक मिला था एमकॉम में और मुझे ये लगा कि कोई भी कॉलेज मुझे लेक्चरर की जॉब देगा, कोई भी कॉलेज देगा। मुझे लगा कि कोई भी कॉलेज, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट रैंक लिया हुआ मुझे मैसूर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक मिला था और मैं एक्चुअली मैंने सोचा था मुझे फर्स्ट रैंक मिलेगा तो मैं कई कॉलेज में गया कि मैसूर यूनिवर्सिटी में उन दिनों मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में किया था। तो एक्चुअली मेरे पिताजी जब मैं बीकॉम में था तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर का काम करता था। उन दिनों जो लोग नेत्रहीन थे उनको सिर्फ 2 जॉब मिलते थे, आइदर एज अ म्यूजिक टीचर और एज अ टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर पता है ना, टेलीफोन जो कनेक्ट करता है। और मुझे म्यूजिक में इतना नहीं था, मैं सुनता हूँ पर मैं गाता नहीं हूँ और वाद्य नहीं बजाता। तो मुझे लगा था कि आई विल, तो मैंने बीकॉम कंप्लीट किया तो उसी टाइम पे मेरी पिताजी की डेथ हो गई तो मुझे काम करना पड़ा। तो आई टेकन अप कॉरेस्पॉन्डेंस इन एमकॉम इन मैसूर यूनिवर्सिटी और मैं काम करता था एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था शिवानंद इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर है ना, आपने देखा है, वो मॉल में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, आपको वो प्रेस करते हैं, वो आवाज आती है पी 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 पी, उसको मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। ये सुना है कि नहीं? हाँ, तो मैं उस पे जाता था। तो दैट कंपनी टू सेल दैट, वो बेचती थी वो। और मैं टेलीफोन ऑपरेटर के बीच में उन दिनों, आप बच्चों को समझ में नहीं आएगा, जो MP3 है ना, उससे पहले कुछ कैसेट रिकॉर्डर होता था और बड़े बड़े कैसेट होते थे जिसमें 2 होल जो है, आपने देखे कभी जिंदगी में? हाँ, वेरी गुड, ओके। मैंने सोचा जो 35 वर्ष से ज़्यादा उनको पता चलेगा कैसेट के बारे। तो क्या करता हूँ मैं जो अपने ऑफिस में है, मैं वॉकमैन लेके जाता था और एक संस्थान है बैंगलोर में जिसका नाम है मित्र ज्योति। वो नेत्रहीन बालकों के लिए रिकॉर्ड करता है, जो भी सामग्री है ना वो रिकॉर्ड करते हैं, उनको देता है। तो मैं सुनता रहता था और कॉल आते थे ना, बीच में पिकअप करता था, पर मैं बहुत प्रिपेयर करता था। और जब मैंने एग्जाम, और जो मेरे एग्जाम लिखने थे ना, वो भी बहुत तकलीफ थी क्योंकि मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट था और जो लोग मेरे एग्जाम लिखते थे उनको आर्ट्स या साइंस के होने चाहिए थे। तो उनको पता नहीं था डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। आई रोट द एग्जाम और मुझे रैंक मिला, फर्स्ट रैंक मिला। और जब मुझे फर्स्ट रैंक मिला तो मुझे लगा कि हर कॉलेज मुझे अध्यापक या लेक्चरर का जॉब दे देगा। पहली कॉलेज गया, पहले कॉलेज में बोला सॉरी सर आप देख नहीं पाएंगे, कैसे आप क्लास को कंट्रोल करेंगे, कैसे आप बोर्ड पे लिखेंगे, सॉरी। मैंने बोला ठीक है, आपने सुना है ना फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू, तो वो उन दिनों मैं भी बहुत ये पढ़ता था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। दूसरे कॉलेज गया, उन लोगों ने भी बोला नहीं आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तीसरी कॉलेज गया, उन लोगों ने भी बोला कि नहीं मैं नहीं, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो बोला कितने स्टेपिंग स्टोन चाहिए सक्सेस? मैं बहुत इरिटेट हो गया। वैसे भी मैं जॉब कर रहा था टेलीफोन ऑपरेटर का, तो मैंने बोला मैं 5 कॉलेज के लिए ट्राई करूंगा, अगर 5 कॉलेज मुझे जॉब नहीं देंगे तो मैं इसी टेलीफोन ऑपरेटर में खुश रहूंगा। चौथे कॉलेज में रिफ्यूज किया, 5वें कॉलेज में भी रिफ्यूज किया। व्हाट डू यू थिंक आई डिड? मैंने अपनी डेडलाइन बढ़ाई। मैंने बोला मैं 10 कॉलेज में ट्राई करूंगा, मैं 10 कॉलेज में ट्राई करूंगा। ओके, मैंने सोचा अब
सो गए हैं, करेक्ट है, नहीं दिया कुछ आवाज तो अच्छी करी। 6 कॉलेज रिफ्यूज, 7 कॉलेज, और सब कॉलेज वही बोल रहे हैं सर आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आप बोर्ड पे लिखेंगे, कैसे आप अटेंडेंस लेंगे। और मैं इतना हताश हो गया, 10वें कॉलेज ने भी रिफ्यूज किया और मैं एकदम मैं बता नहीं सकता हूँ मेरी हालत क्या थी। मेरे दर्द में दिल में से दर्द होता था जब मैं कॉलेज में अप्लाई करता था। मैंने बोला फिर 15 कॉलेज, 11वां कॉलेज, 12वां कॉलेज, 13वां कॉलेज, 14वां कॉलेज, 15 कॉलेज ने रिफ्यूज किया। और मैंने बोला बस। पर कभी कभी प्रकृति को अपनी चीजें करवाने की अपनी ही होती है। और उसी समय पे मुझे एक कॉल आया मैसूर यूनिवर्सिटी से कि दीक्षांत समारोह है, इसका ग्रेजुएशन सेरेमनी, आपको गोल्ड मेडल कलेक्ट करना है गवर्नर ऑफ कर्नाटका से। तो मैं वहां पे गया एंड उस समय मैं इतना दुखी था, मेरा मुंह लटका हुआ था। अगर अभी भी आप देखेंगे मेरे एमकॉम का फोटोग्राफ जिससे गोल्ड मेडल मिला है, ऐसे लग रहा है कि कोई मर गया मेरे फैमिली में। मैं इतना दुखी था। और जो जिसको एमए गोल्ड मेडल मिल रहा है, जिसको एमबीए गोल्ड मेडल मिल रहा है, जिसको एमएससी गोल्ड मेडल मिल रहा है, वो बहुत खुश थे। तो मैं ले आया गोल्ड मेडल में नीचे आया और एक आदमी था जो उस समय उसको पीएचडी मिलने वाली थी, उसकी टांगे नहीं थी, वो व्हीलचेयर पे था। उसका नाम था डॉक्टर एमके श्रीधर, करेक्ट है ना? वो लेटर ऑन मेरे गाइड बन गए पीएचडी के लिए। उसने मुझे देखा, बोला यंग मैन यू गॉट द गोल्ड मेडल, आपको गोल्ड मेडल मिला है, आप इतने दुखी क्यों हो? I said, sir, I got a gold medal but I don't have a job. I've been refused 16 times. तो उसने बोला, don't worry, when you come back to Bangalore, you call me up. What you come back to Bangalore, you? तो मुझे आप फोन करो बैंगलोर में आके। वो भी बैंगलोर गई। तो मैं जब बैंगलोर पहुंचा तो मैंने उसको फोन किया। मैंने उससे पूछा, सर क्या करो? तो उसने बोला, देखो राजीव, वो उन दिनों एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे जिसका नाम था विजया कॉलेज। तो उसने बोला, देखो मैं विजया कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल सकती है, पर मैं एक चीज ट्राई कर सकता हूँ। एक नया कॉलेज खुला है, जैन कॉलेज, वहाँ पे आपको ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे मुझको लगता है आपको मिल जाएगी, प्लीज ट्राई हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने फोन रख दिया। मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी हुई थी उसी समय और उसने मुझे पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने बोला, नहीं मम्मी, मैं जब मैसूर गया था, वहाँ गया था, तो वहाँ पे एक आदमी ने मुझे बोला कि वो ट्राई करेगा। तो उसने बोला, ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो? मैंने बोला, मम्मी नहीं, मुझे नहीं ट्राई करना। उसने बोला, क्यों? मैंने बोला, मैं 15-16 बार अपमानित हुआ हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ वही लोग बोलते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम्हें अटेंडेंस कैसे लोगे, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, तुम पढ़ा नहीं पाओगे। मुझे और अपमानित नहीं होना। आई डोंट वॉन्ट टू बी इंसल्टेड अगेन। मुझे और ये उपेक्षा नहीं सही जाती। आई डोंट वॉन्ट टू गो अगेन, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू बी इंसल्टेड अगेन। मुझे अपमानित नहीं होना। उस समय मेरी माँ ने एक कथन कहा जिसने मेरे जीवन बदल डाला। उसने कहा, बेटा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगा, बेटा, people can take away the spark from your eyes, never let them take away the spark from your heart. बेटा, आंखों से रोशनी बुझने नहीं देना, आंखों से रोशनी बुझने देना, पर दिल से रोशनी कभी मत बुझना। Don't let the spark get away from your heart. It may be it goes away from your eyes, but never let it go away from your. और मैंने बोला, ठीक, किसी को भी मेरे दिल की रोशनी छीनने का कोई हक नहीं है, किसी को मेरे दिल की चिराग बुझाने की कोई हक नहीं है। और मैंने 17वीं बार ट्राई किया और 17वीं बार मुझे जैन कॉलेज में जगह। मेरी काल्पनिक सीमा रेखा, मेरी काल्पनिक सीमा रेखा, मेरी इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन 16 कॉलेज थी। क्योंकि मैंने 16 कॉलेज पार किए, मुझे जॉब मिला। अगर मैं 5वीं कॉलेज में हार मान जाता, इफ आई वुड हैव एक्सेप्टेड फेलियर, क्या मैं आपके सामने बात कर रहा होता आज? अगर मैं 10वीं कॉलेज में हार गया होता और बोलता था ठीक है, मैं जिंदगी भर एक टेलीफोन ऑपरेटर रहूंगा, क्या मैं आपके सामने बात कर रहा होगा आज?
If I would have given up at the 15th college, would I be speaking in front of you? No. For me, मुझे 16वीं कॉलेज में I had to cross that imaginary finishing line. मुझे वो काल्पनिक सीमा पार करनी थी 16 कॉलेज के लिए. उसीलिए मुझे आज आपके सामने बात करने का ये सौभाग्य मिला है. I had to cross that imaginary finishing line. और हर किसी को वो काल्पनिक सीमा रेखा पार करनी होती है. अगर वो सेलिब्रिटी हो, मैं हूँ, किसी भी आदमी को वो काल्पनिक सीमा रेखा क्रॉस करनी होती है. उसी के बाद आपको सक्सेस मिलती है. जस्ट रिमेंबर दिस. अमिताभ बच्चन को आप देखते हैं, उसने 81st बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया कुछ दिन पहले. पता है, अराउंड 15 years बैक he was almost on the verge of bankruptcy. उसका दिवालिया निकल रहा था. आपको पता है, उसने इन्वेस्ट किया था ABCL में, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, और उसके सारे इन्वेस्टमेंट ठप हो गए थे. और सब बोल रहे थे, अमिताभ बच्चन आप दिवालिया निकालो, आप अपना हाथ धो लो, जो भी जिससे भी आपने पैसे मांगे उसको वापस मत दो. अमिताभ बच्चन ने बोला नहीं. किसी ने बोला तो क्या करेंगे आप? उसी समय एक उसको -50 करोड़ था उसका नेटवर्क उस दिन, उन दिनों उनको 50 करोड़ देने थे सिंडिकेट बैंक में, और उनका जो घर था वो नीलाम होने वाला था. उसका घर का नाम था जलसा. उसका घर नीलाम होने वाला था. और किसी ने बोला कि टेलीविजन शो आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, क्या आप उसमें होस्ट करेंगे? और सब लोगों ने बोला, उन दिनों टीवी नहीं होती थी, मतलब 20 years बैक. ओके, क्या आप वो होस्ट करेंगे? सब लोग बोला नहीं अमिताभ जी, आप छोटे पर्दे पे कैसे जाएंगे? आप तो बड़े पर्दे के महानायक हो, वो कतर का सिकंदर हो, डॉन हो, हाउ विल यू कम टू द स्मॉल स्क्रीन? उसने बोला मैं ट्राई करूंगा. एक 63-year-old आदमी ने बोला कि मैं अपनी काल्पनिक सीमा रेखा का लांघूंगा. उसने KBC एक्सेप्ट किया और उसकी सारी जिंदगी बदल गई. टुडे अमिताभ बच्चन हैज अ नेटवर्थ ऑफ 3,190 करोड़. आपको पता है, he has a networth of 3,000, from -50 crores to 3,190 crores, क्योंकि उसने अपनी काल्पनिक सीमा रेखा पार की. He crossed the imaginary finishing line. समझ रहे हैं ना? तो unless you cross the imaginary finishing line, there is no hope. और आप पता है हम लोग क्यों इतना हताश होते हैं फेलियर से? दो चीजें हैं हमारी जिंदगी में, इच्छा और हकीकत. What is our reality? हमारा अस्तित्व क्या है, आजकल की सच्चाई क्या है, और हमारी इच्छाएं क्या है. क्या होता है मोस्ट ऑफ अस, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग इच्छा पर बैठ के आज की रियलिटी को देखते हैं, सच्चाई को देखते हैं. ओह माय गॉड, मेरे को 50 kg होना है, मेरी वेट अभी 80 kg है. करेक्ट ना? माय गॉड, 50 kg और मैं 80 kg में कैसे करूंगी? करेक्ट ना? आप इच्छा पर बैठ के रियलिटी को देखते हैं और आपको डर लग जाता है क्योंकि मुझे 99% मिलना है और अभी मेरी परसेंटेज खाली 90% है. माय गॉड, आप डर जाते हैं. आप उसको थोड़ा स्विच करिए. You stand on desire and look at reality. What you should do is you stand on reality and look at desire. What you should stand on reality and look at, अच्छा मेरी अभी परसेंटेज 90%, मुझे कितनी चाहिए? 99%. मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ जो मुझे 99% मिलेगा? Never stand on desire and look at reality. Always stand on reality and look at desire. ओ मुझे IIT क्रैक करना है और अभी मुझे अपने क्लास एग्जाम में भी सिर्फ 85% मिल रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा. You're standing on desire and looking at reality. Stand on reality. अभी मेरी परसेंटेज कितनी है? 85% है और मुझे चाहिए 90% to clear the competitive exam. What should I do to reach that particular target? समझ रहे हैं आप? Yes or no? So the whole thing is, क्या आप अपनी कठिनाइयों से, अपनी मुश्किलों से हार मान जाएंगे और will you face those difficulties and go forward in life? तो क्या करेंगे आप? 2 things. 1, actually 3 things. एक, पहली चीज, you will cross the imaginary finishing line. आप काल्पनिक सीमा रेखा को पार कर देंगे. Yes or no?
Second, you will stand on reality and look at desire. आप सच्चाई पर बैठ के इच्छाओं को देखेंगे, इच्छाओं पर बैठ के सच्चाई को नहीं देखेंगे. थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो दो शब्द जो सचित तेंदुलकर ने कहे, क्या कहे उसने? मैं, फिर से बोलो, मैं. थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर. बहुत ही शानदार सत्र, हाउ टू डील विद फेलियर. अपने जीवन में असफलता का सामना कैसे करें. हम आदरणीय राजदीप लंबानी सर को शाम के सत्र में दोबारा सुनेंगे. मैं आदरणीय राजदीप लंबानी सर ने जो कुछ भी आप सभी के साथ शेयर किया, उस पर बस 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी. उसकी ऊंचाइयों का अंदाजा न लगा सका कोई, उसकी ऊंचाइयों का अंदाजा न लगा सका कोई. वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था, वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था. शाम के सत्र के कुछ अनाउंसमेंट है. शाम को 6 बजे, शाम को 6:30 बजे हम सभी कमल मंदिर में आरती के लिए एकत्र होंगे. उसके बाद पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल सेशन है जो यही इसी सभागार में होगा. बच्चों के लिए एक अलग सेशन होगा जो कि शांति सागर सभागार में होगा. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 6:30 बजे आरती के लिए हम सभी कमल मंदिर में एकत्र होंगे. आरती के बाद 2 सेशन होंगे. बच्चों के लिए अलग सेशन होगा जो शांति सागर सभागार में होगा, और पेरेंट्स के लिए एक अलग सेशन है, उन्हें यही इसी सभागार में यहाँ एकत्र होना है. और आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, इसलिए 6 बजे से पूर्व सभी भोजन ग्रहण अवश्य करें. अपने स्थान पर खड़े होकर के इस सभा का विसर्जन जय जिनेन्द्र के साथ करेंगे. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए. एक पंक्ति में बोलता हूँ, उसको आप दोहराइएगा. जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए. सुर असुर जिनेन्द्र की महिमा को नहीं गा सके, और गौतम स्वामी न गणना, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके. तो जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति पाओगे. तो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए. जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए. जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो. जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो. जय जिनेन्द्र बोल कर खुद जिनेन्द्र बोलिए. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए. जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए. जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए. पाप छोड़ धर्म जोड़िए जिनेन्द्र देशना. पाप छोड़ धर्म जोड़िए जिनेन्द्र देशना. अष्ट कर्म को मरोड़िए जिनेन्द्र देशना.
बहु काल सोलिए, जागु 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 चेतन बहु काल सोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हम प्रार्थना, प्रार्थना पर ध्यान दो, कर रहे हम प्रार्थना, प्रार्थना पर ध्यान दो। बोल कर जय की द्वार खोलिए, जय जिनेन्द्र बोल कर जय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि शाम 6 बजे के पहले भोजन करने के बाद हम सभी कमल मंदिर में भगवान की आरती करेंगे, भक्ति करेंगे और भक्ति में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और उसके बाद 2 सेशन शाम के होना है। एक सेशन पेरेंट्स के लिए होगा जो कि इसी बड़े मंदिर जी में होगा।